सुरमय वीणा धारिणी सरस्वती कला निधान, पावन आशीष से कर दे जन जन का कल्याण। विद्या बोध स्वरूपिणी मनमोहक तेरा रूप, हर ले निशा ज्ञान की दे कर धूप। शारदे माँ सुरेश्वरी कर दुखों का अंत, ज्योतिर्मय है जगत में महिमा तेरी अनंत। त्रिभुवन में है गूंजता मधुर तेरा संगीत, दिव्य आकर्षण है लेता शत्रु का मन जीत। जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ। देवी ज्ञान विज्ञान की कष्ट हरण तेरा जाप, तेरे उपासक को छुए कभी न दुख संताप। कला निधि करुणेश्वरी करुणा कर दे अपार, कलह क्लेश न हो यहाँ सुखमय हो संसार। सात सुरों की स्वामिनी सातों रंग तेरे पास, अपने साधक की करना पूर्ण हर एक आस। श्री नारायण की प्रिय प्रीत की पुस्तक खोल, पीड़ित पा जाए शांति वाणी मनोहर बोल। जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ। बुद्धि और विवेक का दे सबको उपहार, सर्व कलाओं से मैया भरे तेरे भंडार। परम योग स्वरूपिणी मूढ़त मन की हर, सर्व गुणों के रत्नों से धर साधक का घर। कला में दे प्रवीणता जग में बढ़ा सम्मान, तेरे अनुग्रह से बनते अनपढ़ भी विद्वान। भक्तों के मन पटल पर अंकित हो तेरा नाम, हर एक कार्य का मिले मन वांछित परिणाम। जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ। तेरी अनुकंपा से होता प्रतिभा का विकास, ख्याति होती विश्व में जीवन आता रास। हंस के वाहन बैठ के त्रिजगत में घूम, दसों दिशाओं में मची तेरे नाम की धूम। स्मरण शक्ति दे हमें जग की सिरजनहार, तेरे कोश में क्या कमी तुम हो अपरंपार। श्वेत कमल के आसन पर मैया रही बिराज, तेरी साधना जो करे सिद्ध कर उनके काज। जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ। सिद्धि रूप सरस्वती मैया दे दे अनुपम गुणों की छैया, जीवन की उपलब्धियां सारी तेरी दया से पाते पुजारी। राम बाण हर वाक्य तुम्हारा, तुम हो जग की प्राण आधारा। माँ राधारिणी
जड़ित है मुकुट सुहाना, मणियों के सम हमें बनाना, श्वेत पद्म पर बैठने वाली, करना हमारी सदा रखवाली। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ के अंदर एनसीएलटी सेक्शन 408, ठीक है। एनसीएलटी जब आया तो एनसीएलटी को आज तक का सबसे बिगेस्ट ट्राइब्यूनल कहा गया। उसका कारण यह है कि एनसीएलटी को कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर जो सीएलबी कंपनी लॉ बोर्ड के पावर थे वो भी एनसीएलटी को ट्रांसफर किया गया। जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर हाई कोर्ट के कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट, मर्जर एंड अमलगमेशन, वाइंडिंग अप और आपका ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के जो पावर हाई कोर्ट के पास थे वो भी एनसीएलटी को ट्रांसफर कर दिया गया। और सिका 1985 के अंदर जो बाइफर के पावर थे वो भी एनसीएलटी को ट्रांसफर कर दिया गया। तो एनसीएलटी को अपने आप में 3 जगह से 3 अथॉरिटीज के पावर मिले, इसलिए एनसीएलटी को आज तक का सबसे बिगेस्ट ट्राइब्यूनल कहा जाता है। उसके बाद एनसीएलटी की अपीलेट अथॉरिटी एनसीएलएटी है ना, सेक्शन 410 है ना। एनसीएलएटी का काम है अपील सुनना। वो सिर्फ एनसीएलटी के खिलाफ ही अपील नहीं सुनता, वो एनसीएलटी के खिलाफ भी अपील सुनता है, एनएफआरए के खिलाफ भी अपील सुनता है, आईबीबीआई के खिलाफ भी अपील सुनता है और सीसीआई के खिलाफ भी अपील सुनता है एनसीएलएटी। बाकी अथॉरिटीज के खिलाफ अपील नहीं होता, अथॉरिटीज के ऑर्डर्स के खिलाफ अपील होता है, ठीक है। चलिए अगला बॉडी कॉर्पोरेट का सबसे पहले जनरल डेफिनेशन अगर आप देखें तो बॉडी कॉर्पोरेट होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसी लॉ में इनकॉर्पोरेटेड हो और सेकेंड उसका सेपरेट लीगल एंटिटी हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं इट मींस दैट एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बाकी बॉडी कॉर्पोरेट इज वाइडर टर्म देन द कंपनी, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी भी आती है, पीएफआई, बैंक्स, यूनिवर्सिटीज, जो स्टैचुटरी बॉडीज हैं जैसे आईसीएसआई, आईसीएआई, ये सब आते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म देन द कंपनी, ठीक है। चलिए अगला क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 10, आपको याद होगा सेक्शन 2 क्लॉज 10 बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन जहां बताया गया बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ फॉरेन कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग: अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड such other body corporate not being a company which the central government by notification in official gazette specify in this behalf। तो जनरल रूल ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन हैं। इन द फॉलोइंग सिचुएशन या ड्यू टू द फॉलोइंग फीचर्स बॉडी कॉर्पोरेट कुछ हद तक, हद का मतलब सिर्फ 2 सिचुएशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी को माना जा सकता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी प्रॉपर्टी अपने नाम से होल्ड कर सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम से। तो ये 2 फीचर्स ऐसे हैं जो इसमें बॉडी कॉर्पोरेट वाले हैं। तो आप मान के चलिए कि 2% फीचर्स बॉडी कॉर्पोरेट वाले हैं, बाकी सारे के सारे फीचर्स जो हैं दैट इज ऑफ नॉट बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब जनरल रूल इज दैट कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन इस 2 सिचुएशन में वो बॉडी कॉर्पोरेट मान लिया जा सकता है। इलीगल एसोसिएशन होने के लिए 3 कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। इलीगल एसोसिएशन सेक्शन 464, पहला वो एसोसिएशन और पार्टनरशिप प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से हो, 50 से ज्यादा मेंबर हो, और चिंता की बात यह है कि वो अभी तक ना तो कंपनीज एक्ट में ना भारत के किसी एनी अदर लॉ में अभी तक वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर वो इलीगल एसोसिएशन मान लिया जाएगा अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो। बाकी आपको मालूम होगा कि बहुत सारे फॉर्म जैसे कि इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स हैं एंड अदर फॉर्म्स हैं। अब ये सब कहा जाता है सीपीसी, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ फॉर्म ऐसे होंगे रूल 210A जो अभी 14 फरवरी 2024 को आया, जिसके अंदर बोला गया जो सीआरसी या पहले सीआरसी होता था अब ये हो गया सीपीसी, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर का जो रजिस्ट्रार होगा, ठीक है, उसी का काम होगा कि कुछ फॉर्म्स उसके पास ही डायरेक्टली जाएंगे और उसको 30 दिन के अंदर उसके ऊपर फैसला लेना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर उसको फैसला लेना पड़ेगा कि उसको अप्रूव करना है कि रिजेक्ट करना है। हाँ, ये 30 दिन का लिमिट तब नहीं है जब उस फॉर्म के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, आरडी या किसी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का भी अप्रूवल चाहिए।
मतलब इसका मतलब अगर वो सिर्फ सीपीसी का अप्रूवल चाहिए तो उनको 30 दिन में अप्रूवल दे देना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीपीसी बना भी दिया है एट आईआईसीए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आईएमटी मानेसर, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, हरियाणा, है ना, जिसका पूरे भारत के ऊपर क्या होगा, जुरिडिक्शन होगा, है ना। ये नाम ही है इसका एग्जैक्टली, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, इसका मतलब ये सेंट्रल लेवल का आपका रजिस्ट्रार है। चलिए जी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको XBRL फॉर्मेट में भी अपने अकाउंट्स बनाने हैं अकाउंट्स बनाने भी हैं और उसकी फाइलिंग भी करनी है। तो याद रखिएगा वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके लिए XBRL मैंडेटरी है। पहला, भारत के अंदर सारी लिस्टेड कंपनीज और उनकी सारी इंडियन सब्सिडियरीज, चाहे वो अनलिस्टेड ही क्यों ना हो। अगला, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है कोई भी ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, या कोई ऐसी कंपनी जिसके ऊपर इंड AS अप्लीकेबल है। तो याद रखिएगा 1 2 3 4 5 हो गया ये, है ना। एक तो लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड की सारी इंडियन सब्सिडरीज, अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है, अनलिस्टेड कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, या हर वो कंपनी जिसके ऊपर इंड AS लागू है। याद रखिएगा ये सारी कंपनीज को XBRL फॉर्मेट पे भी अपने अकाउंट्स बना के फाइल करने हैं, AOC XBRL फॉर्म में AOC 4 XBRL फॉर्म के अंदर। बाकी एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बार अगर आप XBRL के अंदर फॉल कर गए तो याद रखिएगा उसके बाद जिंदगी भर आपके ऊपर XBRL का रिक्वायरमेंट रहेगा बाद में अगर आपका ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं भी होता है फिर भी, तो वंस एन XBRL ऑलवेज एन XBRL, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार XBRL के अंदर आप आ गए तो अब जिंदगी भर के लिए XBRL के प्रोविजन आप पर लागू रहेंगे। बाकी कुछ कंपनीज के ऊपर ये क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद भी XBRL के प्रोविजंस नहीं लगते। द फर्स्ट इज बैंकिंग कंपनी, सेकेंड इज NBFC, थर्ड इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये लोग एग्जेम्प्टेड है XBRL से। बाकी आपको ई फाइलिंग का प्रोसेस जल्दी बताता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिएगा हर ई फॉर्म के अंदर कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं जिसको आपको फिल करना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शनल होते हैं, आप अपनी मर्जी से उसको फिल कर सकते हैं। हर फॉर्म के साथ एक इंस्ट्रक्शन किट मिलता है, आप चाहें तो इंस्ट्रक्शन किट को देखते हुए भी फॉर्म भर सकते हैं। आप फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, मतलब फॉर्म को डाउनलोड कर लिया उसके बाद ऑफलाइन भी फॉर्म को भर सकते हैं। हर फॉर्म के साथ कुछ अटैचमेंट्स होते हैं, वो अटैचमेंट आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद कंपनी के ऑफिसर्स के तरफ से वहां एक डिक्लेरेशन होता है जिस पर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर मैनेजर या कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर होगा। और उसके बाद कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपका प्री सर्टिफिकेशन होता है, उसमें किसी भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, इवन कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस, आप उन सबसे भी सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो याद रखना कंपनी सेक्रेटरी 2 बार है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस भी और कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी। उसके बाद याद रखिएगा फॉर्म के अंदर ही फॉर्म को चेक करने के लिए आपको प्री स्क्रूटनी का फीचर है, मॉडिफाई का फीचर है, लेकिन एक बार आपने सबमिट बटन क्लिक कर दिया तो अपने आप MCA के सेंट्रल डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी पे वो अपलोड हो जाता है जाके, वो आपको फाइलिंग फीस देना पड़ेगा। एक बार अगर आपने फॉर्म पर सबमिट बटन क्लिक कर दिया, फॉर्म पहुंच गया सेंट्रल डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी में, तो फिर वो फॉर्म किसी न किसी MCA एम्प्लॉय को उनके जुरिडिक्शन के हिसाब से उनको असाइन कर दिया जाएगा और फिर उस ऑथराइज्ड ऑफिसर उस फॉर्म को मतलब अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अप्रूव या रिजेक्ट जब भी करेगा तो भी वो अपना डिजिटल सिग्नेचर उसके ऊपर लगाएगा और एक एक्नॉलेजमेंट मेल आपको मिल जाएगा कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। XBRL में क्या होता है, सबसे पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एज पर शेड्यूल 3, दैट इज डोमेस्टिक फॉर्मेट, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए, XBRL सॉफ्टवेयर के अंदर डालिए, उसके अंदर स्टैंडर्ड नेमिंग प्लेटफॉर्म है और वो उसको XBRL फॉर्मेट में बदल देगा, है ना। तो XBRL फॉर्मेट में जनरली चीजों को बदल दिया जाता है। उसके बाद आइए टाइप्स ऑफ कंपनी, स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, PFI का डेफिनेशन एग्जाम में आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 72 PFI का डेफिनेशन एक एग्जॉस्टिव है, जितना मैं बताऊंगा उतना ही PFI माने जाएंगे। पहला LIC PFI है,
IDFC PFI है, UTI आपका PFI है, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 4A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर कुछ PFI उन्होंने नोटिफाई कर रखा था, वो अभी भी कंटिन्यूड रहेगा। और सच अदर इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे विद RBI, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफाई करता है तो उस बॉडी कॉर्पोरेट में इन दोनों में से कोई एक फीचर होना चाहिए, तभी वो PFI नोटिफाइड हो पाएगा। या तो वो किसी लॉ के अंदर एग्जैक्टली आपका बना हो सकता है नॉर्मल कंपनीज एक्ट के अंदर, और उसका 51% कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ने मिलकर लिया हो, मतलब सरकारी नेचर का होगा, तभी वो PFI डिक्लेयर होगा, अदरवाइज नहीं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल आपको याद होगा सेक्शन नंबर 66 का पूरा फ्लो चार्ट आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता है। सबसे पहले तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होना चाहिए, प्लस आपको जनरल मीटिंग बुला के स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये तो हो गया लॉ। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद NCLT का अप्रूवल चाहिए। NCLT के अप्रूवल के लिए ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको NCLT को RSC 1 में आपको एप्लीकेशन लगा देना है अलोंग विद द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, और 3 मामलों में ऑडिटर्स का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जिस दिन आपने NCLT को RSC 1 लगाया उससे 15 दिन के अंदर NCLT सेंट्रल गवर्नमेंट ROC को तो खुद ही नोटिस दे देगा RSC 2 में, सेबी को भी खुद ही नोटिस दे देगा RSC 2 में, लेकिन कंपनी को कहेगा कि आप अपने क्रेडिटर्स को नोटिस दीजिए RSC 3 में। कंपनी तुरंत जिस दिन NCLT का ऑर्डर आया उससे 7 दिन के अंदर क्रेडिटर के घर पे इंडिविजुअल नोटिस भेज देगी RSC 3 में, और RSC 4 में न्यूज़पेपर इंग्लिश प्लस वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर, और वेबसाइट पे भी एक पब्लिक नोटिस भी डाल देगी, और उन सबको कहेगी 3 महीने के अंदर आप अपने रिप्रेजेंटेशंस एंड ऑब्जेक्शंस आप करिए, कंपनी को भी और NCLT को भी, है ना। उसके बाद आपने RSC 5 में आपको बताना पड़ेगा NCLT को कि हमने क्रेडिटर को RSC 3 भेज दिया है और न्यूज़पेपर में RSC 4 पब्लिश कर दिया है, इसका एक एफिडेविट आपको NCLT में देना पड़ेगा। उसके बाद 3 महीने के अंदर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ROC पब्लिक इन सबके तरफ से रिप्रेजेंटेशन होगा NCLT को, उसकी रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन की कॉपी हमेशा कंपनी को भी दी जाएगी जो कंपनी डिफेंस लेगी। उसके बाद NCLT हियरिंग डेट डालेगा, हियरिंग होगी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फाइनल ऑर्डर ऑफ NCLT आ जाएगा फॉर्म RSC 6 में, और RSC 6 को आप जब ROC को फाइल करोगे INC 28 के साथ तो ROC आपको इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इन RSC 7। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे फॉर्म हैं। तो आपका RSC 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। कैटेगराइज करेंगे तो ये आपका हो गया 1 अलग, 2, 3, 4 और 5 ये हो गया अलग, और फिर ये 6 और 7 हो गया अलग। इस तरीके से पूरा कहानी चलता है। ठीक है जी, तो ये था रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का पूरा प्रोसीजर। अब आइए प्रेफरेंस शेयर कितने तरीके का होता है। तो आइए जी, प्रेफरेंस शेयर ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ अनपेड डिविडेंड। क्यूमुलेटिव का मतलब अगर अनपेड डिविडेंड आपको नहीं मिला है तो फिर वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, एक ही बार में अरियर के साथ दे दिया जाएगा। एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव, जिसके अंदर जो डिविडेंड किसी साल में छूट गया तो फिर छूट गया, वो वापस आपको मिलेगा नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, रिडेमेबल, जहां पे रिडेम्पशन का एक डेफिनेट और स्पेसिफाइड पीरियड है, लेकिन इररिडेमेबल में आपका जो पीरियड ऑफ रिडेम्पशन है दैट इज इनडेफिनिट है, मतलब पता नहीं है कब रिडेम्पशन होगा। बाकी भारत में आपको याद होगा इररिडेमेबल अलाउड नहीं है, भारत के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा रिडेमेबल होना चाहिए, है ना। उसके बाद आइए अगला, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में यह है कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया गया, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया गया। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद भी कुछ प्रॉफिट अभी भी रह गया, तो वो जो सरप्लस प्रॉफिट है उसमें फिर से अगर मिलना है डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इसका मतलब वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेटिंग था। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब सरप्लस प्रॉफिट बच जाने के बावजूद भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिर्फ फिक्स डिविडेंड मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, आपको मालूम है ये सबसे पहले कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जो पार्टली कन्वर्टेबल भी हो सकता है, फुल्ली कन्वर्टेबल भी हो सकता है। अगर पार्टली कन्वर्टेबल है तो इसका एक कन्वर्टेबल पार्ट होगा जो कन्वर्ट होगा इनटू इक्विटी शेयर, जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट होगा उसका रिडेम्पशन होगा कैश में।
फुल्ली कन्वर्टेबल वाले का 100% कन्वर्जन होगा, 0% रिडेम्पशन होगा। एक है ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, इसमें ऑप्शन दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि वो डिसाइड करे कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहता है या कन्वर्ट करना चाहता है। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 0% कन्वर्जन, 100% रिडेम्पशन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के बीच में क्या डिफरेंस है। याद रखना, शेयर सर्टिफिकेट पे चूंकि शेयर होल्डर का नाम छपा होता है तो शेयर सर्टिफिकेट होल्डर इज अ रजिस्टर्ड मेंबर, लेकिन शेयर वारंट चूंकि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ऊपर वारंट होल्डर का नाम नहीं छपा होता है, तो उसका जो होल्डर है वो कंपनी का रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है, उसका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर पे चढ़ा हुआ नहीं होगा क्योंकि कंपनी को ही उसका नाम पता नहीं है। शेयर सर्टिफिकेट प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी इशू कर सकती है, पर शेयर वारंट ओनली पब्लिक कंपनी इशू करती है। शेयर सर्टिफिकेट कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पर शेयर वारंट एकदम एक बेयरर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके हाथ में वही उसका ओनर है। शेयर सर्टिफिकेट होल्डर चूंकि रजिस्टर्ड मेंबर है तो पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप लगा सकता है, पर शेयर वारंट होल्डर चूंकि वो कंपनी का रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है तो वो कभी भी पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप नहीं लगा सकता। अगला, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। कंपनी जब भी इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज करेगी तो पहले तय होता है मोड ऑफ इशू। मोड ऑफ इशू में है कि कंपनी एट पार का मतलब फेस वैल्यू पे सिक्योरिटी इशू कर सकती है। कंपनी चाहे तो प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है बाय कंप्लाइंग सेक्शन नंबर 52, लेकिन किसी भी हालत में कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती, सेक्शन 53 ने प्रोहिबिट कर रखा है। ठीक है जी, उसके बाद आइए आगे, कितने तरीके का इशू हो सकता है। तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर दे सकती है राइट इशू के नाम से, जहां शेयर डिस्काउंट पर इशू होते हैं टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बोनस इशू में शेयर फ्री में इशू होते हैं, एक्चुअली बोलने के लिए फ्री में, पर फ्री में होता नहीं, वो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व होता है। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर दे सकती है सर्टिफिकेट शेयर्स के नाम से इसॉप स्कीम्स के अंदर, और इन दोनों के ऊपर जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और एम्प्लॉइज हैं, ये दोनों इनसाइडर हैं, इनके ऊपर अगर बाहर वालों को दोगी तो वो क्या कहलाएगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहलाएगा कि आपने अपने इनसाइडर के ऊपर आउटसाइडर को प्रेफर कर दिया। आपने जब आउटसाइडर को प्रेफर किया उसमें अगर कुछ लोगों को अगर आपने शेयर्स दिए हैं तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाएगा, सेक्शन नंबर 42। और अगर आपने पूरे पब्लिक को प्रेफर कर दिया तो पब्लिक इशू कहलाएगा, सेक्शन 24 से 41। क्लियर है जी। चलिए अब आइए आगे, सर्टिफिकेशन ऑफ शेयर्स। बहुत बार ऐसा होगा कि किसी आदमी के पास एक शेयर सर्टिफिकेट है जिसके अंदर 100 शेयर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब वो 60 शेयर्स अपने पास रखना चाहता है और 40 शेयर सिर्फ बेचना चाहता है, तो उसका शेयर ट्रांसफर कैसे होगा। तो उस केस में सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में जो ट्रांसफरर है उसको शेयर ट्रांसफर डीड और शेयर सर्टिफिकेट लेके कंपनी के पास जाना है। कंपनी शेयर सर्टिफिकेट अपने पास रख लेगी और शेयर ट्रांसफर डीड के ऊपर सर्टिफिकेट लॉस्ट का स्टैम्प मार के ट्रांसफरर को लौटा देगी। फिर ट्रांसफरर क्या करेगा, वही शेयर ट्रांसफर डीड जिस पर सर्टिफिकेट लॉस्ट का स्टैंप लगा हुआ है उस पर अपना सिग्नेचर लगा के ट्रांसफर जो बायर है उसको बेच देगा, उससे पेमेंट ले लेगा। अब बायर शेयर ट्रांसफर डीड पे ट्रांसफरर का सिग्नेचर हो चुका था, वो अपना भी सिग्नेचर लगाएगा और कंपनी को दे देगा। कंपनी समझ जाएगी कि अब इस कुछ शेयर्स इस बायर को मिलने हैं, कुछ शेयर्स सेलर के पास ही रह जाने हैं। कंपनी पुराना शेयर सर्टिफिकेट जो 100 जिसके अंदर 100 शेयर्स थे उसको वो फाड़ के फेंक देगी और उसके बदले 2 नए शेयर सर्टिफिकेट इशू होंगे। एक शेयर सर्टिफिकेट जिसमें 60 शेयर्स होंगे वो दे दिया जाएगा ट्रांसफरर को, क्योंकि उसने उसको तो बेचा नहीं है। हाँ, बाकी 40 शेयर जो है वो दे दिया जाएगा, एग्जैक्ट 40 शेयर का एक नया शेयर सर्टिफिकेट छपवा के किसको दे दिया जाएगा, बायर को। और रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर जहां पे पहले सेलर के सामने 100 शेयर लिखे थे, ये एंट्री काट के सेलर के सामने अब लिखा जाएगा 60 शेयर्स और जो नया बायर आया है उसके सामने लिख दिया जाएगा 40 शेयर्स। इस तरीके से पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर होगा। अगला, शेयर सर्टिफिकेट चैप्टर के अंदर ही क्या पेमेंट इन एडवांस ऑफ कॉल किया जा सकता है। याद रखिएगा, अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइजेशन देता है तो हो सकता है, मतलब कंपनी ने अभी पैसा कॉल भी नहीं किया है और कुछ बहुत सुपर ईमानदार लोग को लगता है कि हमारे पास अभी पैसा आ गया है तो हम अपना लायबिलिटी पे ऑफ ही कर देते हैं, पेमेंट इन एडवांस ऑफ कॉल कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, चूंकि आप अपनी मर्जी से इन एडवांस कॉल मनी पे कर देना है तो उसके ऊपर तब तक वोटिंग राइट नहीं मिलेगा जब तक कि कंपनी पैसा कॉल ना कर दे। हाँ, बाकी उसके ऊपर ना तो वोटिंग राइट मिलेगा ना कोई डिविडेंड राइट होगा। हाँ, अगर कंपनी चाहे तो इफ अग्रीड बाय कंपनी तो कंपनी इंटरेस्ट उसके ऊपर दे सकती है लोन समझ के, और यहाँ इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल से भी दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी याद रखिएगा ये पैसा दिया आपने अपने मर्जी से इन एडवांस ऑफ कॉल। अब मान लीजिए कंपनी ने कॉल कभी किया ही नहीं तो पैसा रिफंड नहीं होगा, सिर्फ वाइंडिंग अप में पैसा रिफंड होगा अगर कंपनी ने वाइंडिंग अप में कॉल ही नहीं किया तो। और याद रखिएगा हाँ एक अच्छी बात है, बस एक फायदा आपको जरूर मिलेगा कि अगर आपने कॉल मनी पे कर दिया तो याद रखिएगा वाइंडिंग अप में दूसरे शेयर होल्डर के मुकाबले आपका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले होगा अगर पेमेंट इन एडवांस ऑफ कॉल कर रखा है तो, बाकी कुछ नहीं। सेक्शन 50 था ये। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। आइए भाई सबसे पहले ट्रांसमिशन क्या होता है, तो ट्रांसमिशन का मतलब ये भी एक ट्रांसफर है लेकिन वही ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, अगर मालूम चला वो शेयर होल्डर इंडिविजुअल था उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है तो उसका शेयर ट्रांसमिट हो जाता है उसके नॉमिनी को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर को। अगर उसका कोई कॉमर्शियल डेथ होता है जैसे वो इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर उसके शेयर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ऑफिशियल असाइनी को या उस कोर्ट को या उस ट्राइब्यूनल को जहां पे उसका इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रहा है। मालूम चला कि जो आपका शेयर होल्डर था दैट वाज कंपनी और वो कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो उस कंपनी का लिक्विडेशन जो लिक्विडेटर करा रहा होगा फिर उसको वो शेयर ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। आइए डिपॉजिट चैप्टर में आइए। डिपॉजिट चैप्टर के अंदर दो तरीके से डिपॉजिट के नाम पर पैसा लिया जा सकता है। 73 सेक्शन 76 आप डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स अपने मेंबर से सिर्फ डिपॉजिट ले सकते हैं और ये छोटा बड़ा रूट है तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी सारी प्राइवेट सारी पब्लिक कंपनी ये रूट का इस्तेमाल कर सकती है। यहां पे सिर्फ सर्कुलर इश्यू होगा टू द मेंबर्स, आपको याद होगा DPT 1 फॉर्म होता है और यहां पर ये चूंकि छोटा रूट है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मात्र। लेकिन आप अगर पब्लिक से लेना चाहते हैं डिपॉजिट तो याद रखिएगा हर कंपनी को अलाउड नहीं है सेक्शन 76 के अंदर। ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एक तो प्राइवेट कंपनी अलाउड नहीं है, पब्लिक में भी ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी, जिसको पब्लिक कंपनी में वो पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है या जिसका टर्नओवर 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है। इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी माने जाएंगे। यहां पर चूंकि ये पब्लिक से डिपॉजिट लिया जा रहा है तो यहां भी सर्कुलर इश्यू होगा बट इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट टू द पब्लिक। ये भी DPT 1 है पर ये न्यूज़पेपर का रूट लेगा चूंकि पब्लिक इन्वॉल्व है। और याद रखिएगा चूंकि बड़ा रूट है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हाँ अगर आपका डिपॉजिट का अमाउंट नेटवर्थ तक ही है तो फिर उस केस में OR से भी काम चल सकता है। बाकी दोनों ही केस में एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि कंपनी ने अगर पहले कोई डिपॉजिट का स्कीम्स लेके आई थी तो उसके रीपेमेंट में उसके इंटरेस्ट पेमेंट में कंपनी की तरफ से कोई डिफॉल्ट ना हुआ हो और कंपनी ने क्रेडिट रेटिंग भी अपने डिपॉजिट के स्कीम्स का करवाया हो, ये रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी। ठीक है जी, चलिए आगे। डिपॉजिट के ऊपर लिमिट क्या है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर वो कंपनी अदर देन द एलिजिबल कंपनी है, इसका मतलब ये सेक्शन 73 का रूट है, तो याद रखिएगा उस केस में मतलब डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स सिर्फ कितना ले सकते हैं 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री जेफ्स तक का डिपॉजिट आप डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एलिजिबल कंपनी है तो आप पब्लिक से भी ले सकते हैं और मेंबर से भी ले सकते हैं डिपॉजिट के नाम पर पैसा। उसमें भी दो पार्ट है, अगर आप गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी है तो 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री जेफ्स है। लेकिन एलिजिबल कंपनी है प्राइवेट सेक्टर वाली है ना, तो उस केस में ये बाइफरकेटेड है। मेंबर से या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ले रहे हैं तो वो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री जेफ्स है, और अगर आप पब्लिक से ले रहे हैं तो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है। तो दोनों जोड़ के यहां भी 35% बन रहा है, पर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एलिजिबल कंपनी में ये बाइफरकेटेड है। गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी में ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं है, सीधा 35% है, और अगर आप मेंबर से ले रहे हैं तो सीधा 25% ही है। अगर आप सेक्शन 73 वाली सेक्शन 73 का रूट लोगे तो ये सब तब है जब सेक्शन 76 का रूट ले रहे हैं आप। चलिए जी, डिबेंचर कितने तरीके का होता है, तो कहानी वही सारी सेम। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी अनसिक्योर्ड, जहां पे कंपनी ने डिबेंचर के नाम पर पैसा लेने के लिए डिबेंचर होल्डर के फेवर में कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी चार्ज, कोई भी मॉर्गेज नहीं किया है। सिक्योर्ड में क्या होगा, कंपनी ने डिबेंचर होल्डर के फेवर में कोई ना कोई चार्ज क्रिएट कर दिया होगा, कोई सिक्योरिटी क्रिएट किया होगा, है ना, कोई ना कोई चीज गिरवी रखी होगी। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड रिडेम्पशन रिडेमेबल, जहां पे रिडेम्पशन का पीरियड डिफिनिट और स्पेसिफाइड है। परपेचुअल या इरिडेमेबल, जहां पे पीरियड ऑफ रिडेम्पशन इज नॉट स्पेसिफाइड। बाकी इंडिया के अंदर याद रखिएगा सिर्फ रिडेमेबल प्रेफरेंशियल इश्यू किए जा सकते हैं, इरिडेमेबल परपेचुअल किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री इनटू रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर,
बेयरर, बेयरर का मतलब नेम ऑफ डिवेंचर होल्डर जो है रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर पे चढ़ाया नहीं गया है तो बेयरर है। रजिस्टर्ड जो नेम ऑफ डिवेंचर होल्डर है वो रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर के ऊपर चढ़ाया गया है तो वो रजिस्टर्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्टेबल डिवेंचर जिसमें एक पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर हो सकता है जिसके दो पार्ट होंगे, कन्वर्टेबल पार्ट का कन्वर्जन हो जाएगा, नॉन कन्वर्टेबल पार्ट का रिडेम्पशन हो जाएगा। फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर 100% कन्वर्जन होगा, 0% रिडेम्पशन होगा। ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर, यहाँ ऑप्शन दिया जाएगा डिवेंचर होल्डर को कि उनका मर्जी है, वो चाहे तो रिडीम करा लें, वो चाहे तो कन्वर्ट करवा लें। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर यहाँ 0% कन्वर्जन, 100% रिडेम्पशन होने वाला है। टाइप ऑफ चार्ज, ध्यान से सुनते रहिएगा एक एक चीज। ऑन द बेसिस ऑफ कि किस प्रॉपर्टी पे वो चार्ज क्रिएट किया गया है, और जिस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया गया है अगर वो प्रॉपर्टी डेफिनेट है जैसे लैंड बिल्डिंग है तो वो फिक्स चार्ज है, लेकिन वो अगर प्रॉपर्टी फ्लक्चुएटिंग प्रॉपर्टी है तो वो फ्लोटिंग चार्ज है। फिक्स चार्ज अगर है तो चार्ज होल्डर अपने आप को सिक्योर्ड क्रेडिटर समझ सकता है, लेकिन अगर फ्लोटिंग चार्ज है तो चार्ज होल्डर को लगता है जैसे कि वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ही हो जब तक कि वो अपने फ्लोटिंग चार्ज को क्रिस्टलाइज न करा ले। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चार्ज होल्डर, पहला पेरी पासू चार्ज, याद रखिएगा एक से ज्यादा चार्ज होल्डर है पर सबका ट्रीटमेंट आप इक्वली ही कर रहे हैं, मतलब सबको रैंक 1 ही दिए हुए हैं, तो दैट इज पेरी पासू एट द सेम लेवल। एक्सक्लूसिव चार्ज, चार्ज होल्डर ही एक ही है तो उसमें कोई रैंकिंग की जरूरत नहीं है। उसके बाद फर्दर चार्ज, एक से ज्यादा चार्ज होल्डर है पर सारे के सारे को आपने अलग अलग रैंक दिया है, किसी को रैंक 1 दिया हुआ, किसी को रैंक 2 दिया हुआ, किसी को रैंक 3 दिया हुआ है। ये चलिए जी अगला, इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स चार्ज। अगर आप क्रिस्टलाइज करा लेंगे अपने फ्लोटिंग चार्ज को तो याद रखना फ्लोटिंग चार्ज तो सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स चार्ज में, और वाइंडिंग अप में आपका जो स्टेटस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले जहां आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट पर थे अब आप एक लिस्ट में ऊपर आ जाएंगे, फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर इफ क्रिस्टलाइज्ड। जो क्रिस्टलाइज वाले हैं वो नंबर 2 पे आएंगे, जो अभी तक फ्लोटिंग चार्ज है पर क्रिस्टलाइज भी नहीं है वो नंबर 3 पर आएंगे। नंबर 1 पे तो हमेशा कौन रहेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर रहेगा जब पेमेंट की बारी आएगी। अब आइए ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस पे भी एग्जाम में क्या आ सकता है, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिएगा चार्ज को रजिस्टर्ड कराने के लिए कितनी फाइलिंग्स होती हैं, आपको याद होगा क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के लिए सेम ही लॉ लगता है। याद रखिएगा क्रिएशन ऑफ चार्ज होगा जब भी तो CHG1 फाइल होगा और उसी को विद इन 30 डेज, और अगर डिबेंचर का केस है तो CHG9 फाइल होगा। बाकी याद रखिएगा अगर डिले 30 डेज का है, मतलब 30 डेज में तो फाइलिंग होना था और एक और 30 डेज का डिले हो गया है तो उस केस में आपको एडिशनल फाइलिंग फीस देना पड़ेगा। और याद रखिएगा एक नया, देखो यहां लिखा डिले ऑफ मोर देन 30 डेज बट अप टू न्यू 60 डेज, एक और नया 60 डेज का डिले हो गया है तो उस केस में एडिशनल फाइलिंग फीस भी देना पड़ेगा और एड वोलेरम फीस भी देना पड़ेगा। ठीक है जी, एड वोलेरम अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ चार्ज है ना, उससे डिपेंड करेगा। याद रखिएगा अगला केस, ये मॉडिफिकेशन के लिए सेम ही लॉ लगता है। अब आइए सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए, आपको जब भी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज होगा CHG4 फाइल करना पड़ेगा, उसके साथ अटैच करना है नो ड्यूज लेटर फ्रॉम द चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर आपका क्रेडिटर है। और उसके बाद याद रखिएगा यहाँ 300 दिन तक का डिले ROC माफ कर सकता है ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, पर 300 दिन से ज्यादा का डिले अगर हुआ है तो फिर उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपको माफी दे सकता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के नाम से अंडर सेक्शन 87। तो याद रखिएगा यहाँ पे 60 + 30 90 दिन के डिले के बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कॉन्डोनेशन चाहिए, यहाँ पे 90 दिन के डिले के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फॉर डिले चाहिए, और सेटिस्फेक्शन में आपका 300 दिन के बाद का डिले अगर है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ही माफ कर सकता है। चलिए जी अगला, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्री मतलब CHG1 CHG9 ये सब फाइल, CHG4 ये सब फाइल नहीं किया तो क्या होगा। सबसे पहले दैट चार्ज जो अनरजिस्टर्ड चार्ज है वो लिक्विडेटर के लिए वॉइड हो जाएगा। इसका मतलब वाइंडिंग अप के केस में अनरजिस्टर्ड चार्ज के जो क्रेडिटर्स होंगे उन सबको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा, मतलब उसको लिक्विडेटर आपको कोई भी इज्जत नहीं देगा। हाँ लेकिन याद रखना चार्ज इज गुड अगेंस्ट द कंपनी, इसका मतलब ये हुआ कंपनी अगर गोइंग कंसर्न में तो चाहे चार्ज रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो कंपनी को तो उस क्रेडिटर्स को पेमेंट करना ही पड़ेगा, पेमेंट से तो कंपनी बचने वाली नहीं है। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए मैंने बोल ही दिया था,
जिस दिन आपका सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज हुआ उससे 30 दिन के अंदर आरओसी को कौन सा फॉर्म फाइल होगा, CHG4। बाकी याद रखना CHG4 के साथ एक चार्ज होल्डर का नो ड्यूज लेटर जोड़ना जरूरी है कि जिससे पता चले कि हाँ सच में एक क्रेडिटर का पैसा वापस हुआ है। बाकी बता दिया था आरओसी 300 दिन तक का एक्सटेंशन दे सकता है ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फाइलिंग फीस, पर 300 दिन से ज्यादा का एक्सटेंशन अगर चाहिए, एक्सटेंशन का मतलब डिले है, तो उस केस में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सेंट्रल गवर्नमेंट कर पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर आरडी को डेलीगेट कर रखी है फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अंडर चार्ज चैप्टर। मेंबर एंड शेयर होल्डर चैप्टर में जनरल रूल सबसे पहले बताता हूं। जनरल रूल ये है कि कभी भी सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती, मतलब सब्सिडरी कंपनी कभी भी होल्डिंग कंपनी का शेयर्स नहीं खरीद सकती, क्योंकि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कंट्रोल करती है। अगर सब्सिडरी भी शेयर्स के थ्रू होल्डिंग को कंट्रोल करना शुरू कर दे तो मुश्किल हो जाएगा। तो जनरल रूल इज दैट कि सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट अक्वायर या होल्ड शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। लेकिन इस लाइन के 3 एक्सेप्शन है, मतलब 3 एक्सेप्शन का मतलब 3 ऐसे सिचुएशन है जहां पे सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की भी मेंबर बन जाएगी। अगर सब्सिडियरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है किसी डिजीज्ड मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी का कोई मेंबर मरा और वहां पर जब बात आई कि शेयर ट्रांसमिट होगा तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव सब्सिडरी कंपनी देखी, तो यहां पे भी सब्सिडरी कंपनी अपने नाम से नहीं, वो देखा जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में क्या कर रही है, शेयर्स होल्डिंग कंपनी का अपने पास रख रही है, ये अलाउड होगा। सब्सिडरी ट्रस्टी है होल्डिंग कंपनी की किसी के मेंबर की, तो ट्रस्टी के पास आपको मालूम होगा शेयर्स का ओनरशिप भी हो जाएगा, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट ऑफ दैट मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, जो सब्सिडरी है उसने अपने नाम से कुछ नहीं लिया। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बनने से पहले सब्सिडरी ने कुछ शेयर्स ले रखे थे होल्डिंग में, तो वो जारी रहेंगे। बस ये है कि जब तक होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है वोटिंग राइट सस्पेंड हो जाएगा, बाकी डिविडेंड का राइट मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी अगला, वीटो पावर और कास्टिंग वोट में क्या डिफरेंस है? दोनों एकदम अलग अलग चीज है, याद रखिएगा। वीटो पावर अलग है, कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन अलग है। कास्टिंग वोट सबसे पहले बता दूं, जब वोट कास्ट इन फेवर इज इक्वल टू वोट कास्ट इन अगेंस्ट हो जाता है किसी भी मीटिंग में, तब उस केस में एक वोट मिलता है चेयरमैन को सो एज टू रिमूव द डेडलॉक। अब वो अपना चेयरमैन जिधर वोट रखेगा उधर का ही पल्ला बारी हो जाएगा, फेवर में रखेगा तो फेवर में डिसीजन हो जाएगा, अगेंस्ट में रखेगा तो अगेंस्ट में डिसीजन हो जाएगा। तो सो एज टू रिमूव द डेडलॉक आपको चेयरमैन को एक एडिशनल वोटिंग राइट मिलता है, दैट इज कॉल्ड द कास्टिंग वोट। लेकिन वीटो पावर कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है, कंपनीज एक्ट में सबका मतलब नहीं है, पर जनरली वीटो पावर का मतलब ये होता है कि किसी ने अगर वीटो का इस्तेमाल कर लिया तो चाहे पूरी दुनिया ने हाँ बोला हो, लेकिन चूंकि उसने वीटो का इस्तेमाल कर दिया तो वो ना हो जाएगा। तो वीटो का इस्तेमाल ज्यादातर चीजों को ना करने के लिए होता है, वीटो का इस्तेमाल जनरली वो हाँ करने के लिए नहीं होता है। और एक बार किसी ने वीटो लगा दिया तो समझ जाइए कि वो ना ही हो जाएगा। बाकी कंपनीज एक्ट में वीटो को लेके कोई सच प्रोविजन नहीं है। अब आइए फाइनेंशियल ईयर, याद रखिएगा जनरल रूल ये है कि हर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और अगले साल के 31 मार्च तक जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। अगर कोई भी कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी है फॉरेन कंपनी की और उस फॉरेन कंपनी में फाइनेंशियल ईयर कुछ और चलता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से ऐसी कंपनी जो होल्डिंग या सब्सिडरी है किसी फॉरेन कंपनी की, वो अपना कोई और भी फाइनेंशियल ईयर रख सकती है। दूसरा, कोई भी कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी या उसके बाद, तो याद रखिएगा अब जो तुरंत 3 महीने के अंदर जो 31 मार्च आ रहा है वो वाला नहीं, फिर अगले साल वाला 31 मार्च को पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। इसका मतलब पहला फाइनेंशियल ईयर 15 महीने तक का भी हो सकता है। पर याद रखना ये कहानी तब है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी या 1 जनवरी के बाद। अगर 31 दिसंबर को भी इनकॉर्पोरेट हुई है तो इसी 31 मार्च में 3 महीने के अंदर ही आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, ठीक है जी। अब आइए रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर। तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ्रॉड का अमाउंट बताया है, उस अमाउंट तक का अगर फ्रॉड दिखता है ऑडिटर्स को तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या अगर उस कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी को फ्रॉड रिपोर्ट कर देगा। लेकिन जो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखा है उससे ज्यादा का फ्रॉड ऑडिटर को दिखा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा रिपोर्ट कर दिया जाएगा ऑडिटर के तरफ से। तो अमाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमाउंट बता रखा है उससे ज्यादा का फ्रॉड है या उसके बराबर का फ्रॉड भी है, बराबर या उससे ज्यादा का फ्रॉड है,
तो सीधा ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देना है वो फ्रॉड। लेकिन उस अमाउंट से कम का फ्रॉड है तो सिर्फ ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता दिया जाएगा। बाकी याद रखिएगा, जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को बता दिया जाएगा तो ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देके बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी उसको बताएगा कि ऐसा फ्रॉड कैसे हुआ। और याद रखना, ऑडिटर का मतलब तीनों ऑडिटर है, द चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी जो आपका सेक्रेटेरियल ऑडिटर है, कॉस्ट अकाउंटेंट जो आपका कॉस्ट ऑडिटर है। तो ये तीनों ऑडिटर पे ये सेक्शन लगता है। और अगर किसी भी ऑडिटर ने, चाहे वो सीए हो या सीएस हो या सीएमए हो, अगर मालूम चला रिपोर्टिंग नहीं किया तो याद रखना, कंपनी अगर लिस्टेड है तो फिर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। एनी अदर कंपनी है तो मतलब अनलिस्टेड कंपनी है तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। आईईपीएफ याद रखिएगा, आईईपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है अंडर सेक्शन 125 सेक्शन 125 के अंदर। और इसमें यहां से पेमेंट जाएंगे। सरकार की तरफ से जो ग्रांट मिला है वो पैसा आईपीएफ में जाएगा, डोनेशंस जो प्राप्त हुआ है वो आईपीएफ में जाएगा। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल के बाद पैसा आईईपीएफ में जाएगा। पुराने कंपनीज एक्ट के सेक्शन 205A के अंदर कुछ पैसा बचा हुआ था तो वो पैसा यहां 125 में ट्रांसफर हो जाएगा। पुराने कंपनीज एक्ट के सेक्शन 205C के अंदर कुछ पैसा बचा हुआ था वो भी सेक्शन 125 में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जितने भी पैसे आते हैं उससे इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट और अदर इनकम मिला तो वो भी इसी आईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोई ऐसा शेयर जो अनक्लेम्ड है वो शेयर्स और उस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड मिला वो सारा भी इसी आईपीएफ में क्रेडिट कर दिया जाएगा। डिस्गॉर्जमेंट या कंपनी किसी प्रमोटर जिसने फ्रॉड किया, मालूम चला उसके सिक्योरिटी को बेचा गया, बेच के जो पैसा आया वो भी आईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिल चुका था और उसको भी 7 साल तक इंतजार किया हमने लौटाने का, लेकिन कोई नहीं दिखा तो वो भी आईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डिपॉजिट मैच्योर हो गया और उसके बाद भी 7 साल तक हमने इंतजार किया लेकिन फिर भी, तो वो भी आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। डिबेंचर मैच्योर हो गया पर वो डिबेंचर होल्डर मिल नहीं रहा जिसको पेमेंट करना है तो वो भी 7 साल के बाद पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। इसी सब चीज के ऊपर जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ वो भी पैसा आपको कहां चला जाएगा, आईपीएफ में चला जाएगा। फ्रैक्शनल शेयर्स को फ्रैक्शनल शेयर्स के बदले जो पैसा दिया जाना है उस पैसे को देने के लिए भी हम तैयार हैं। 7 साल तक इंतजार किया, सामने वाला लेने नहीं आया, उसके बाद एग्जैक्टली वो पैसा आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आईपीएफ का पैसा कहां इस्तेमाल होगा तो याद रखना, रिफंड देने में, बाद में आईपीएफ में पैसा ट्रांसफर होने के बाद भी कुछ लोग जगते हैं तो फिर वहां से उनको रिफंड दे दिया जाएगा। इन्वेस्टर्स के एजुकेशन, अवेयरनेस, प्रोटेक्शन में पैसा खर्च होगा। जो डिस्गॉर्ज अमाउंट है वो अगर कुछ लोग मिल गए हैं जिनके साथ धोखा हुआ था, जिनको रेमेडीज रिलीफ देना है तो रेमेडीज रिलीफ अगर पैसे के टर्म्स में देना है तो आईपीएफ के पैसे से उनको रेमेडीज दिया जाएगा। मालूम चला क्लास एक्शन सूट करने के लिए जो पैसे हैं वो लीगल एक्सपेंसेस सारा का सारा आईपीएफ से दिया जाएगा। और इसी तरीके की किसी और पर्पस के लिए पैसा दिया जाएगा जहां इन्वेस्टर का एजुकेशन और प्रोटेक्शन होना है। क्लियर है? चलिए जी, आगे 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 आगे। कोई कंपनी अगर डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना चाहती है तो फॉर्म नंबर MSC1 आरओसी को लगाए, वो भी पहले कंपनी के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। अगर जनरल मीटिंग बुलाया है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। अगर घर बैठे बैठे वोटिंग करा रहे हैं तो 3/4 शेयर होल्डर का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इन टोटल आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पहले कंपनी में पास कीजिए, उसके बाद आरओसी को MSC1 लगा दीजिए। अगर सब कुछ ठीक लगा तो आरएसी MSC2 के अंदर आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे देगा। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस देते ही जो एमसीए के वेबसाइट पर एक लिस्ट बनता है, एक रजिस्टर बनता है ऑफ डोरमेंट कंपनी, उसमें आपका नाम चढ़ा दिया जाएगा और अब फिर जिस दिन नाम चढ़ा उस दिन से आप डोरमेंट कंपनी माने जाएंगे। आइए जी अगला। एक बार डोरमेंट कंपनी बन गए लेकिन मान लीजिए बाद में आपको वापस एक्टिव कंपनी बनना है तो आप MSC4 में एप्लीकेशन लगाइए अलोंग विद द रिटर्न इन MSC3, उस साल का रिटर्न जिस साल में आप वापस एक्टिव कंपनी का स्टेटस चाहते हैं। आप MSC4 लगाइए, अगर सब कुछ ठीक लगा तो MSC5 में आरओसी आपको एक्टिव कंपनी का स्टेटस वापस दे देगा। बाकी याद रखिएगा, एक बार डोरमेंट होने के बाद मैक्सिमम 5 साल तक आप डोरमेंट रह सकते हैं। 5 साल के अंदर आपको वापस एक्टिव होना ही पड़ेगा। क्लियर है जी? बाकी अगर याद रखिएगा, जब आप डोरमेंट कंपनी बन रहे थे तो डोरमेंट कंपनी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसा सच नहीं होना चाहिए, तभी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिलता है।
लेकिन मालूम चला आपने कोई ऐसा कार्यक्रम कर दिया जिससे कि देख के लग रहा है कि आप एक्टिव कंपनी हो चुके हैं, तो याद रखिए जिस दिन आपने ऐसा कोई काम किया उससे 7 दिन के अंदर आपको आरओसी को एमएससी 4 लगा देना पड़ेगा। लेकिन कभी भी अगर आरओसी को ऐसा लगता है कि कंपनी डोरमेंट है लेकिन काम वो एक्टिव वाली कर रही है, और उसने एमएससी 4 लगाया भी नहीं है, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपका इंक्वायरी होगा। इंक्वायरी के बाद एक बार रूव्ड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद अगर एकदम पक्का पता चल जाता है कि कंपनी सच में एक्टिव है डोरमेंट होने के बावजूद, तो आरओसी जबरदस्ती आपका नाम डोरमेंट कंपनी के लिस्ट से हटा के एक्टिव कंपनी के नाम पर लिख देगा। अब आइए प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन। याद रखिएगा कभी भी कंपनी के अंदर अगर कॉम्प्रोमाइज होता है, अरेंजमेंट होता है, अमालगमेशन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो चैप्टर नंबर 15 ऑफ द कंपनीज एक्ट लगता है। चैप्टर नंबर 15 इज कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन, दैट इज CAA। और याद रखिएगा इसके अंदर सब मिला के 11 सेक्शन है, सेक्शन 230 से 240, सेक्शन 230 से 240, और एक रूल है कंपनी CAA रूल्स। तो याद रखिएगा सेक्शन 230 से 240 प्लस कंपनी CAA रूल्स कंप्लीट आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है फॉर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट जानते हैं आप, कंपनी और कंपनी के क्लास ऑफ मेंबर या क्लास ऑफ मेंबर कंपनी का अपने क्रेडिटर या क्लास ऑफ क्रेडिटर के साथ अगर कोई डिस्प्यूट है तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज होता है। अगर कोई डिस्प्यूट है नहीं पर होने वाला है तो कंपनी उससे पहले अरेंजमेंट करके रख लेती है। ठीक है जी। अमलगमेशन के अंदर आप जानते हैं कि ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इज इक्वल टू ए लिमिटेड, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इज इक्वल टू बी लिमिटेड, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इज इक्वल टू ए बी लिमिटेड, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इज इक्वल टू सी लिमिटेड। ठीक है ना जी। तो इस तरीके से आपका मर्जर एंड अमलगमेशन होता है। रिकंस्ट्रक्शन 2 तरीके का होता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक कंपनी जो चल रही थी सबसे पहले वो एक नई कंपनी बनाती है, उसको अपने सारे एसेट लायबिलिटीज ट्रांसफर करके खुद अपना वाइंडिंग अप करवा लेती है, तो कंपनी कहीं ना कहीं अपने हिस्ट्री को चेंज कर लेती है। उसका कारण ये होता है कि जो कंपनी मरी है वो कभी सिक कंपनी रही है तो उसके हिस्ट्री में एक दाग आ चुका है सिक कंपनी का, या मालूम चला कंपनी को एक ऐसा एंटायरली नया बिजनेस करना चाहती है जो नया बिजनेस पुराने कंपनी के मेमोरेंडम में होना मुश्किल है, तो कंपनी क्या करती है नया कंपनी बना के उसको सब सारे अपने एसेट लायबिलिटीज ट्रांसफर करके और अपना क्या करवा लेती है, डिसोल्यूशन करवा लेती है। डीमर्जर, टोटल डीमर्जर में क्या होता है, जो ओरिजिनल कंपनी पूरी तरीके से मर जाती है और 2 या 2 से ज्यादा नई कंपनी बन जाती है, और जो कंपनी ओरिजिनल कंपनी थी जो मर गई उसके एसेट्स 2 या 2 से ज्यादा कंपनी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। पर पार्शियल डीमर्जर में क्या होता है कि कुछ कंपनीज नहीं बनेंगी लेकिन जो ओरिजिनल कंपनी है वो भी कंटिन्यू करेगी, है ना। और डीमर्जर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, शेयर होल्डर्स के मनी को अनलॉक करना, अलग अलग बिजनेस अगर है तो अलग अलग बिजनेस में ट्रांसफर होना, और अगर फैमिली डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करने के लिए बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर का डीमर्जर हो जाता है और कुछ कंपनीज एक भाई को, कुछ कंपनीज दूसरे भाई को दे दी जाती है। अब आइए सेक्शन 230 और सेक्शन 230, 231, 232, 233 इन सबका आपको रिवीजन करवाता हूं। सबसे पहले सेक्शन 230 के अंदर आपको मालूम होगा कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट जो होता है उसमें 4 स्टेप में काम होता है। सबसे पहले कंपनी को बनाना है स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट। जब मैं स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट बोल रहा हूं तो इसी में कॉम्प्रोमाइज भी है, अरेंजमेंट भी है, अमालगमेशन भी है, रिकंस्ट्रक्शन भी है, डीमर्जर भी है, सबको स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट ही कहते हैं। उसके बाद उस स्कीम को आपको क्लास मीटिंग जो कि एनसीएलटी के डायरेक्शन पे बुलाया जाएगा, वहां पे क्रेडिटर और मेंबर के द्वारा अप्रूव कराया जाता है बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर याद रखिएगा फिर सेकेंड मोशन एप्लीकेशन लगाया जाता है एनसीएलटी को और फिर एनसीएलटी उसको सैंक्शन करता है। एक बार एनसीएलटी ने स्कीम को सैंक्शन कर दिया तो वो सैंक्शनड स्कीम की कॉपी आरओसी को फाइल कर दी जाती है। क्लियर है। उसके बाद आइए आगे सेक्शन 231 के अंदर एनसीएलटी को के 3 पोस्ट सैंक्शन पावर है कि एनसीएलटी जिसने जिस स्कीम को सैंक्शन किया उसको वो सुपरवाइज कर सकता है, उसको वो मॉडिफाई कर सकता है, और अगर लग रहा है वो स्कीम सही ढंग से काम नहीं कर सकता है चाहे जितना भी मॉडिफिकेशन हमने कर लिया तो फिर कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर भी पास कर सकता है। बाकी याद रखिएगा अगर सिर्फ इंटरनल कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है तो सेक्शन 230 में सारा काम हो जाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर मर्जर अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन है तो आधा से ज्यादा काम होगा 230 में, लेकिन फाइनल जो काम है अप्रूवल का जो काम है ऑन मर्जर एंड अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन दैट विल बी अंडर सेक्शन 232। 233 के अंदर छोटे छोटे कंपनीज के लिए आपका फास्ट ट्रैक मर्जर है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से ही काम हो जाएगा, एनसीएलटी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी।
सेक्शन 230 का जो पूरा फ्लो चार्ट है वो इस तरीके से है। कभी भी कंपनी के तरफ से कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोई भी मेंबर, क्रेडिटर या ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चल रही है तो फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन वो एनसीएलटी को लगाता है एनसीएलटी 1 में, उसके साथ अटैचमेंट में कॉपी ऑफ द स्कीम, फॉर्म नंबर एनसीएलटी 2 और फॉर्म नंबर एनसीएलटी 6 के अटैचमेंट के साथ एनसीएलटी को फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन लगाया गया कि सर आप हमारे लिए क्लास मीटिंग बुला दीजिए। एनसीएलटी तुरंत क्लास मीटिंग का टाइम, डेट और प्लेस फिक्स कर देगा, उस क्लास मीटिंग का चेयरमैन भी अपॉइंट कर देगा और प्रॉक्सी को भी वोट करने के लिए वो अलाउ कर सकता है। इस क्लास मीटिंग में वो आपको स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और ऑब्लिक अरेंजमेंट को, इसमें क्रेडिटर्स भी बैठेंगे और मेंबर्स भी बैठेंगे, आपको पास करवा लेना है बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया उससे 3 दिन के अंदर चेयरमैन ऑफ दैट क्लास मीटिंग को रिपोर्ट कर देना है एनसीएलटी को CAA फॉर्म में कि सर मीटिंग हो गई और यह स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। उसके बाद सेकेंड मोशन एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा CAA 5 में कि साहब अब हमारी स्कीम को सैंक्शन कर दीजिए। एनसीएलटी हेयरिंग कराएगा, अगर उसको लगता है वो सिर्फ इंटरनल कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट है तो फॉर्म नंबर CAA 6 में वो स्कीम को सैंक्शन कर देगा। उस स्कीम की कॉपी आप ROC को INC 28 में फाइल कर दीजिए अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द स्कीम एंड कॉपी ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर। यहीं पर अगर लगता है कि मर्जर एंड अमलगमेशन वाला केस था तो यहां पर CAA 6 में नहीं करेगा वो सैंक्शन, CAA 7 में करेगा सैंक्शन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए 2 कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। 3/4 इन वैल्यू कहाँ होना चाहिए, ये तो हो गया नॉर्मल SR, लेकिन चूंकि इसमें मेजॉरिटी नंबर भी जो रखा है इसलिए इसका नाम हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए। तो याद रखिएगा 3/4 इन वैल्यू प्लस मेजॉरिटी नंबर, ये दोनों होगा तभी माना जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ। सेक्शन 232 जो बोलता है मर्जर एंड अमलगमेशन है, रिकंस्ट्रक्शन है, ये सब है, तो उस केस में जो फाइनल अप्रूवल है वो 230 के अंदर नहीं 232 के अंदर आएगा। मालूम चला 230 के अंदर जो आपने स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट दिया एनसीएलटी को, एनसीएलटी ने देखा और उसको लगा इसके अंदर तो मर्जर एंड अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन है और यहाँ एसेट लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रहा है और जो कंपनी ट्रांसफरर है उसकी मौत हो रही है, तो एनसीएलटी समझ जाएगा ये मर्जर एंड अमलगमेशन या डीमर्जर इन सब का केस है, तो वो फिर 230 के अंदर नहीं 232 के अंदर जाके CAA 7 के अंदर 2 तरीके का ऑर्डर पास करेगा। एक ऑर्डर से तो वो स्कीम को सैंक्शन कर देगा और दूसरे ऑर्डर से वो ट्रांसफरर कंपनी का डिसोल्यूशन ऑर्डर पास कर देगा विदाउट वाइंडिंग अप। क्लियर है जी। आगे इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। याद रखिएगा अगर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया या एनसीएलटी के ऑर्डर पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कराने जा रहा है तो याद रखिएगा बिफोर अपॉइंटिंग एन इंस्पेक्टर अप्लीकेंट को कहा जाएगा कि आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा। सिक्योरिटी मैक्सिमम 25,000 रुपए का हो सकता है, वो डिपेंड करता है इस तरीके से। अगर कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो 10,000 रुपए का सिक्योरिटी लिया जा सकता है। 50 करोड़ से ज्यादा लेकिन 200 करोड़ तक है तो 15,000 रुपए का सिक्योरिटी लिया जा सकता है। मोर देन 200 करोड़ है तो 25,000 रुपए तक का सिक्योरिटी लिया जा सकता है। याद रखिएगा ये सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड कर दिया जाएगा अप्लीकेंट को अगर इन्वेस्टिगेशन में सच में कमियां दिखी, इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट आया कि हाँ कॉन्ट्रावेंशन हुआ था और वहां फिर कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट या उन लोगों का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इसका मतलब आपके आरोप सही थे तो फिर ये पैसा लौटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके आरोप सही नहीं निकले तो उस केस में फिर ये पैसा आपका जमानत जब्त कर लिया जाएगा। आइए जी डायरेक्टर का डेफिनेशन अगर आप देखें तो सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 34 में बताया गया है कि कोई भी आदमी को अगर कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर अपॉइंट करे तो फिर वो डायरेक्टर कहलाएगा। बाकी जब डायरेक्टर इंडिविजुअल है तो सेक्शन 2 क्लॉज 34 है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर बताया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। डीम डायरेक्टर या शैडो डायरेक्टर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन पे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता ही करता है, भले ही वो कंपनी में डायरेक्टर का पोजीशन ना लिया हो फिर भी वो डायरेक्टर मान लिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कोई भी ऐसा पर्सन जिसके डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता ही करता है, अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में वो डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन दे रहा था तो फिर उस केस में वो डीम डायरेक्टर माना नहीं जाएगा। याद होगा सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 डिस्क्वालिफिकेशन है, 164 सबसेक्शन 1 भी डिस्क्वालिफिकेशन है, 164 सबसेक्शन 2 भी डिस्क्वालिफिकेशन है। याद रखिएगा सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 उन डायरेक्टर्स पे मतलब
उन कंपनी के डायरेक्टर्स पे लगता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, तो उन कंपनी के डायरेक्टर्स पे लगता है जिन कंपनी ने दो तरीके के पाप किए हैं। पहला, उन कंपनी ने मालूम चला लगातार 3 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न दोनों में से किसी एक में भी लगातार पिछले 3 साल से फाइलिंग में गलती की हुई है, मतलब फाइलिंग नहीं हुई है, तो याद रखना फिर उस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। ये तो पहला गलती था। दूसरा गलती है कि मालूम चला कंपनी ने अपने जो भी उसके मॉनेटरी ऑब्लिगेशंस बनते थे, जैसे डिविडेंड देना, इंटरेस्ट देना, लोन का रिपेमेंट करना, डिपॉजिट का रिपेमेंट करना, डिबेंचर का रिपेमेंट करना, इंटरेस्ट देना, इन सबों पे मालूम चला इन सब के ड्यू डेट से, मतलब ड्यू डेट हो गया, उन्होंने पेमेंट नहीं किया, ड्यू डेट निकल गया, उसके बाद और 1 साल निकल गया, फिर भी कंपनी ने अपने मॉनेटरी डिफॉल्ट्स को सही नहीं किए, तो याद रखना 1 साल के बाद उस कंपनी के जितने डायरेक्टर होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। बाकी बताया था यहां डिस्क्वालिफिकेशन वेकेशन में नहीं बदलेगा, क्योंकि सारे डायरेक्टर्स का ही डिस्क्वालिफाइड हो रहा है। ये लोग रहेंगे कंपनी में लेकिन रिटायर होते जाएंगे, उसके बाद डिस्क्वालिफाइड होते जाएंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा भाई, तो याद रखना लिस्टेड कंपनी है तो कंपनी एक्ट का कहना है कि 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी में, तो अनलिस्टेड में सिर्फ पब्लिक कंपनी को पकड़ा जाता है जिसका 10-50-100 वाली कहानी है। 10 पेड अप शेयर कैपिटल, 50 डेट कैपिटल, 10-50 लगा के टर्नओवर किया कितना, 100 करोड़ का, तो 10-50-100 वाला है। तो याद रखना 10-50-100 वाली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो इन तीनों में से कोई भी अगर ये सेटिस्फाइड है 10-50-100 में से, तो उस केस में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इनको अपने यहां रखने होंगे। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स का भी अपॉइंटमेंट हो सकता है, कंपनी अपनी मर्जी से भी कर सकती है, या टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स के 1/10 लोगों ने अगर रिक्वेस्ट कर दिया, या नंबर वाइज 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स ने रिक्वेस्ट कर दिया, तो इन दोनों में से जो भी लेस है, अगर इतने लोगों ने भी रिक्वेस्ट कर दिया तो उस केस में कंपनी स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। याद रखिएगा किसी भी कंपनी के अंदर जो पहला डायरेक्टर है उसके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बता दिया जाता है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नाम बता दिया फर्स्ट डायरेक्टर का तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नाम नहीं बताया तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम को ऑथराइज कर देता है कि आप फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद लेकिन अगर मान लीजिए ना तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नाम लिखा हुआ है, नहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने ऑथराइज किया, तो याद रखिए सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ही कंपनी के पहले डायरेक्टर मान लिए जाएंगे। जब तक कंपनी का पहला एजीएम ना हो जाए तब तक वही कंपनी के पहले डायरेक्टर माने जाएंगे। पहले डायरेक्टर के बाद जो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स है वो कैसे होगा, तो याद रखना पब्लिक कंपनी के अंदर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना है वो रोटेशनल डायरेक्टर है या नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है। याद रखिए किसी भी पब्लिक कंपनी के अंदर टोटल डायरेक्टर का 2/3, अगर कोई फ्रैक्शन आ गया तो हायर साइड में ही लेंगे, तो एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर रोटेशनल डायरेक्टर होने चाहिए। और रोटेशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हमेशा बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ही होगा। बाकी जो बच गया दैट इज नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, जो 1/3 या 1/3 से कम बच सकता है, वो एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उनका अपॉइंटमेंट होगा। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो फिर उनका भी अपॉइंटमेंट बाय पासिंग द ओआर इन जनरल मीटिंग ही होगा। प्योरली प्राइवेट कंपनी के अंदर रोटेशनल नॉन रोटेशनल का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि यहां तो सारे डायरेक्टर ही अपॉइंट होंगे एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो वो भी अपॉइंट होंगे बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। याद रखिएगा हर कंपनी में कम से कम साल में 4 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए और एक बोर्ड मीटिंग से दूसरे बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, याद रखिएगा ओपीसी जहां पे एक ही डायरेक्टर है, मतलब एक डायरेक्टर से ज्यादा है, एक ही डायरेक्टर है तब तो बोर्ड मीटिंग ही नहीं होगा। एक से ज्यादा डायरेक्टर है, कोई स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और प्राइवेट कंपनी में वो कंपनी जो स्टार्टअप है, तो इन 5 तरीके की कंपनीज के लिए थोड़ा एग्जेम्पशन है। इनको हर 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग करना है, इसका मतलब साल में सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, और बाकी एक बोर्ड मीटिंग से दूसरे बोर्ड मीटिंग में कम से कम यहां उल्टा है 90 दिन का तो गैप कम से कम होना ही चाहिए। चलिए जी आइए चलिए जी देखते हैं कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। याद रखिएगा कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग इज 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 2 whichever इज हायर। 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 2 whichever इज हायर। बाकी अगर कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड डायरेक्टर टोटल डायरेक्टर के 2/3 या 2/3 के बराबर, 2/3 के बराबर या 2/3 से ज्यादा हो जाए
तो फिर ये 1/3 वाला जिद हम नहीं पालते हैं। जितने डायरेक्टर्स आ गए उसी को बोर्ड मीटिंग, उसी को हम कोरम मान लेते हैं, लेकिन जो आए वो कम से कम 2 तो होने चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो 2 तरीके से बोर्ड मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, बाय पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग और बाय पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। बाय सर्कुलेशन करेंगे तो सबसे पहले ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना के सारे डायरेक्टर को उसके इंडियन एड्रेस पे भेजना पड़ेगा और इंतजार कीजिए कि टोटल डायरेक्टर की मेजॉरिटी की तरफ से अगर अप्रूवल आ गया तब जाके माना जाएगा कि रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय सर्कुलेशन। आइए जी, ऑडिट कमेटी किसको किसको बनाना है, तो वही जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए था, एवरी लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना है, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में वो जो 10, 50, 100 वाली है, मतलब 10 पेड अप शेयर कैपिटल, डेट 50 और आपका टर्नओवर 100 करोड़ का, मतलब 10-50 लगा के 100 करोड़ कमाया, तो याद रखिएगा ऐसे कंपनी को ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। याद रखिएगा ऑडिट कमेटी के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे और उसकी मेजॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब मैंने बता दिया था बोर्ड रेजोल्यूशन 2 तरीके से पास हो सकता है, एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग, दैट इज फेस टू फेस मीटिंग। याद रखिएगा कुछ रेजोल्यूशन ऐसे हैं जो एट द बोर्ड मीटिंग ही होने चाहिए, दैट इज सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 के अंदर कुछ एक लिस्ट है, उसके अंदर के सारे रेजोल्यूशन बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग होना चाहिए, और अदर रेजोल्यूशन जो कौन बताए, रूल बताए। तो याद रखना है यहाँ कंपनी से उल्टा जिद करता है कि अगर आपका वो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग ही होना चाहिए। बाकी बचे हुए रेजोल्यूशन को आप चाहें तो बाय सर्कुलेशन भी पास कर सकते हैं। याद रखिए सेक्शन 180 में आपको याद होगा रेस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। सब मिला के 4 पावर ऐसे हैं जो है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, लेकिन चूंकि लिमिट क्रॉस होता हुआ नजर आता है तो उस केस में शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। उसी में एक जगह आता है सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। तो अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? अंडरटेकिंग का मतलब वो एसेट कंपनी का जिसमें कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके नेटवर्थ के 20% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, या दूसरा मालूम चला कि कंपनी का जितना टोटल इनकम है उसका 20% या उसका 20% या 20% से ज्यादा प्रॉफिट उसी एसेट से आता है। तो याद रखना कंपनी ऐसे इंपॉर्टेंट एसेट को क्या बोलती है? अंडरटेकिंग। जब हम बोलते हैं सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग, तो इसका मतलब उन सारे अंडरटेकिंग का कितना परसेंट? 20% और मोर, तब जाके वो सब्सटेंशियली मान लिया जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 185 बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन्स टू अ डायरेक्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले में तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, कंपनी कभी भी अपने डायरेक्टर को, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को और अपने डायरेक्टर और होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के पार्टनर या रिलेटिव को, या कोई भी ऐसा फर्म जहां पे आपका डायरेक्टर या रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर पार्टनर है तो उस फर्म को, इन 4 लोगों को कंपनी कभी भी लोन नहीं देगी। क्लियर है जी? लेकिन बाकी बचा ऐसे लोग जिसमें आपका डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जहां पे आपका डायरेक्टर, सच बोल रहा हूं उसका मतलब आपका डायरेक्टर या होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर या मेंबर है तो वो प्राइवेट कंपनी। कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसका 25% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल आपके उस डायरेक्टर का मतलब आपका डायरेक्टर या होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर या 2 और मोर डायरेक्टर इन सबों ने मिलके इतना शेयर ले रखा है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट। कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो आपके डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कहने पे वो बॉडी कॉर्पोरेट काम करता है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट। इन तीनों के ऊपर कंडीशनल प्रोहिबिशन है कि अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे तो इनको लोन दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि ये जो तीनों हैं ये अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में ही उस लोन का इस्तेमाल करें, बाकियों में पैसा बर्बाद ना करें। याद होगा सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट। ध्यान सुनिएगा, सेक्शन 188 का क्या इंटरप्रिटेशन है? कभी भी कोई भी कंपनी अगर सेक्शन 2 क्लॉज 76 वाले 9 लोगों के साथ सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 वाले 60 ट्रांजैक्शन करेगी तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग पास होगा अंडर सेक्शन 188 सब सेक्शन 1।
और ऑडिट कमेटी का अप्रूवल होगा रूल 6 के अंदर। बाकी ऑडिट कमेटी अगर चाहे तो रूल 6A के अंदर ऑमनिबस अप्रूवल भी दे सकती है, इकट्ठा अप्रूवल। और अगर किसी भी हालत में अगर आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का अमाउंट रूल 15 की लिमिट को क्रॉस कर गया तो फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। और याद रखिएगा यहां जो भी रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं ये प्रायर रेजोल्यूशंस भी हो सकते हैं और सब्सिक्वेंट भी हो सकते हैं, मतलब 3 महीने के अंदर आप बाद में भी पास करवा सकते हैं। आपको याद होगा सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 के अंदर जो सब मिला के 7 तरीके के ट्रांजेक्शन है, उसमें एक ट्रांजेक्शन ये भी है कि अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। याद रखिएगा अगर वो ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट किसी डायरेक्टर ने होल्ड कर रखा है तो डायरेक्टर की कैपेसिटी में जितना आपको रेम्युनरेशन मिल रहा था अगर उससे 1 रुपया भी ज्यादा मिल गया तब जाके वो ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी सेम रही तो फिर वो ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। और जब वो ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा तो फिर सेक्शन 188 नहीं लगेगा। या मालूम चला कि अदर देन डायरेक्टर, जैसे कोई फर्म है, कोई प्राइवेट कंपनी है, अदर बॉडी कॉर्पोरेट है, इन लोगों को आपने ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट पे रखा है तो उन लोगों को तो रेम्युनरेशन नहीं मिल रहा था तो उनको कुछ भी मिल जाएगा, 1 रुपया भी मिल गया तो फिर वो ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट मान लिया जाएगा और सेक्शन 188 लग जाएगा। लेकिन मालूम चला अगर 1 रुपया भी उनको नहीं मिल रहा है तो फिर वो ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ ऑफिस और प्लेस माना जाएगा और प्रॉफिट होने के लिए कुछ मिलना तो चाहिए। क्लियर है? अगला याद रखिएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तब माना जाता है जब रिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो और वो आर्म्स लेंथ पर ना हो। लेकिन अगर वो आर्म्स लेंथ पर है, आर्म्स लेंथ का मतलब 2 रिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ और ट्रांजैक्शन ऐसे हुआ जैसे कि वो रिलेटेड हो ही ना, मतलब कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो याद रखना रिलेटेड पार्टी के अंदर ट्रांजैक्शन होने के बावजूद भी वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। और जब वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा तो 188 नहीं लगेगा। अब इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2 क्लॉज 76 वाले वो 9 लोग कौन है इन टोटल, मतलब रिलेटिव पार्टी कौन है। तो याद रखिए कंपनी का अपना डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, कंपनी का केएमपी या रिलेटिव ऑफ सच केएमपी, कोई भी ऐसा फर्म जहां पे आपका डायरेक्टर मैनेजर या रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर या मैनेजर पार्टनर है तो वो फर्म, कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जहां पे आपका डायरेक्टर मैनेजर या रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर मैनेजर क्या है, डायरेक्टर या मेंबर है, तो वो प्राइवेट कंपनी है ना। उसके बाद कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जहां पे आपका डायरेक्टर या मैनेजर या तो डायरेक्टर है प्लस 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 उसका 2% से ज्यादा शेयर कैपिटल भी होल्ड कर रखा है तो वो पब्लिक कंपनी। कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जहां पे आपका डायरेक्टर मैनेजर डीम डायरेक्टर है, मतलब आपके डायरेक्टर मैनेजर कहने पे वो बॉडी कॉर्पोरेट काम कर रही है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके कहने पे आप काम कर रहे हैं तो वो पर्सन। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सिस्टर कंसर्न कंपनी, इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर ये। और सच अदर पर्सन एज में प्रिस्क्राइब में डायरेक्टर केएमपी और उसके रिलेटिव ऑफ, मतलब डायरेक्टर केएमपी और उनके रिलेटिव, इस बार किसका पकड़ा, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, होल्डिंग कंपनी का केएमपी और इन्हीं दोनों का रिलेटिव, ये सब आपके रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। याद रखिएगा हर एवरी लिस्टेड कंपनी और एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है तो सेक्शन 203 रीड विथ रूल नंबर 8 का कहना है कि उसको क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, की मैनेजेरियल पर्सनल अपॉइंट करना पड़ेगा। केएमपी में कौन कौन लोग आते हैं, सीईओ ऑब्लिक एमडी ऑब्लिक मैनेजर, ये हो गया क्लास 1। क्लास 2 के अंदर द कंपनी सेक्रेटरी, क्लास 3 के अंदर होल टाइम डायरेक्टर, क्लास 4 के अंदर सीएफओ। तो ये 4 क्लास। उसके बाद 5वें क्लास में आपको याद होगा ये तो हो गया 1 2 3 4, नंबर 5 में होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और भी लोगों को केएमपी का दर्जा दे सकता है, और नंबर 6 में रूल्स के थ्रू भी और भी लोगों को केएमपी का दर्जा दिया जा सकता है। चलिए आगे। कभी भी अगर मैनेजेरियल पर्सनल का अपॉइंटमेंट होगा, मैनेजेरियल पर्सनल में 3 लोग आते हैं, कंपनी का एमडी, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, तो उनके अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ जो लॉ है दैट इज सेक्शन 196 रीड विथ शेड्यूल नंबर 5। याद रखिएगा अगर शेड्यूल 5 की कंडीशन सेटिस्फाइड है तब तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है प्लस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना, अपॉइंटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर शेड्यूल 5 की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो बीआर प्लस ओआर तो पास होगा ही होगा, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगाना है MR2 में।
याद रखिएगा, चाहे आप इस रूट से अपॉइंटमेंट करो चाहे इस रूट से अपॉइंटमेंट करो, एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो उस अपॉइंटमेंट का रिटर्न फॉर्म नंबर MR1 में 60 डेज के अंदर फाइल हो जाएगा ROC को। अब आ जाइए रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल, इसका क्या कहानी है? तो रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल सेक्शन 197 रीड विद शेड्यूल नंबर 5। याद रखना ये लिस्ट तब है जब कंपनी हैविंग प्रॉफिट है। तो फॉर पब्लिक कंपनी हैविंग प्रॉफिट, चूंकि प्राइवेट कंपनी के ऊपर कोई लिमिट होता ही नहीं है, तो फॉर पब्लिक कंपनी हैविंग प्रॉफिट में ये है मैक्सिमम रेम्युनरेशन जो बांटा जा सकता है वो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। उसमें भी ऐसी है, अगर कंपनी के अंदर कोई एक ही मैनेजेरियल पर्सनल है तो अकेले को 11% मत देना, अकेले को सिर्फ 5% दिया जा सकता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा है MD, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, तो सबको मिला के 10%। तो बोलोगे सर 11% तो पूरा 11% क्यों नहीं बांटा? तो 1% NED के लिए बचा लिया, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए। अगर कंपनी में कोई MD, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर नहीं है तो पूरा ही 11% बच गया होगा, तो उस केस में सिर्फ 3%। लेकिन अगर कंपनी में MD, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है तो 10% तो उनमें बट गया होगा, तो कितना बांटा जा सकता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मैक्सिमम 1%। याद रखिएगा ये सब कहानी तब है जब कंपनी हैविंग प्रॉफिट है तब। अब आइए जनरल मीटिंग के अंदर। याद रखिएगा कंपनी के अंदर दो तरीके के डिसीजन मेकर हैं, एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा है शेयर होल्डर। चूंकि दोनों ही जनरली 2 से ज्यादा हैं तो दोनों का कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है। जब वो डिसीजन मेकिंग करने के लिए कलेक्ट होंगे तो कहा जाएगा उन्होंने मीटिंग की है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेता है एट बोर्ड मीटिंग, सेक्शन 173 से 176 तक। वहां पे 2 तरीके के रेजोल्यूशन पास होते हैं, सिंपल बोर्ड रेजोल्यूशन जब 50% से ज्यादा डायरेक्टर हाँ में वोट कर दें, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन जब 100% डायरेक्टर हाँ में वोट कर दें। शेयर होल्डर्स की मीटिंग जनरल मीटिंग कहलाएगी, सेक्शन 96 से 121। अगर 50% से ज्यादा शेयर होल्डर हाँ में वोट कर दें तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास माना जाएगा, और जब 75% या उससे ज्यादा शेयर होल्डर हाँ में वोट कर दें तो फिर उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन माना जाएगा। याद रखिएगा कंपनी के अंदर जनरल मीटिंग बेसिकली 3 तरीके की हो सकती है, AGM, EGM और क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग तो स्पेशल क्लास ऑफ सिक्योरिटी होल्डर की मीटिंग है, तो शेयर इक्विटी शेयर होल्डर की तो 2 ही मीटिंग है, AGM और EGM। तो AGM साल में एक बार होगा, AGM को छोड़ के जितने भी जनरल मीटिंग कराए जाएंगे वो सब EGM कहलाएगा। याद रखिएगा EGM कौन कौन लोग बुला सकता है, तो याद रखिएगा EGM 4 सिचुएशन में बुलाया जा सकता है, 4 तरीके के लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं बुलाने के लिए EGM। ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने मर्जी के अनुसार बाय पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन EGM बुला सकते हैं। लेकिन मालूम चला कंपनी में उतने डायरेक्टर भी नहीं है कि बोर्ड मीटिंग हो सके, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो सके, तो कोई एक डायरेक्टर 2 मेंबर के साथ मिलकर भी EGM बुला सकता है अगर कोई इमरजेंसी है तो। ऐसे तो EGM कराया तब जाता है जब इमरजेंसी हो। शेयर होल्डर खुद भी EGM बुला सकते हैं, जिसको हम कहेंगे रिक्विजिशनिस्ट अंडर सेक्शन 100। और NCLT को भी अगर लगता है कि कंपनी में कुछ परेशानी है या NCLT के पास किसी ने गुहार लगाई है तो NCLT भी आपको क्या बुला सकता है? EGM बुला सकता है। याद रखिएगा अगर रिक्विजिशनिस्ट EGM बुलाना चाहते हैं तो याद रखना कम से कम इतने शेयर होल्डर रिक्वेस्ट करेंगे तभी EGM वैलिड रिक्विजिशन माना जाएगा। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो उतने मेंबर रिक्वेस्ट करें जिनके पास टोटल इक्विटी कैपिटल का 10% तो हो कम से कम। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो कम से कम उतने मेंबर रिक्वेस्ट करें जिनके पास टोटल वोटिंग पावर का 1/10 हो, मतलब 10% हो। याद रखिएगा एक बार रिक्विजिशनिस्ट ने मालूम चला रिक्विजिशन कर दिया तो फिर EGM कितने दिन बुला लेना है? जिस दिन रिक्विजिशन हुआ है उससे 21 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसाइड कर लेना है कि EGM बुलाना है, और अगर उन्होंने डिसीजन हाँ में लिया तो 45 दिन तक उनको EGM बुला लेना है। लेकिन अगर 45 दिन तक उन्होंने EGM नहीं बुलाया तो याद रखना 46वें दिन ये पावर चला जाएगा खुद शेयर होल्डर के पास इन द कैपेसिटी ऑफ रिक्विजिशनिस्ट, और फिर वो अगले 45 दिन में फिर कौन बुलाएगा? EGM आपका रिक्विजिशनिस्ट बुलाएगा। तो पहला 45 दिन मिला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, नेक्स्ट 45 दिन मिला है रिक्विजिशनिस्ट को। तो रिक्विजिशनिस्ट की गिनती क्या दिखा देती है? शुरू से 90 डेज 45 + 45। याद रखना जितनी भी जनरल मीटिंग होगी उसके लिए कुछ जनरल प्रोविजन है। पहला, मीटिंग को सही ढंग से बुलाया जाना चाहिए तो नोटिस की रिक्वायरमेंट है। मीटिंग को सही ढंग से कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए, चेयरमैन, कोरम और प्रॉक्सी की रिक्वायरमेंट है। और बिजनेस एट द मीटिंग मस्ट बी प्रॉपर्ली ट्रांजेक्टेड, तो वोटिंग से जुड़ा हुआ प्रोविजन है। आइए पहला हम नोटिस के ऊपर बात करते हैं। नोटिस के बारे में 3 चीजें हैं, लेंथ ऑफ नोटिस, एंटाइटलमेंट ऑफ नोटिस और कंटेंट ऑफ नोटिस।
याद रखिएगा कम से कम 21 दिन पहले आपको नोटिस देना है। 21 क्लियर डेज है, इसका मतलब जिस दिन आप नोटिस भेज रहे हैं और जिस दिन मीटिंग होने वाला है उसको नहीं गिनते, बीच का प्योर 21 दिन होना चाहिए। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो फिर यही 21 दिन कितना दिन बन जाएगा, 14 दिन। सेक्शन 8 कंपनी में 14 दिन पहले आप नोटिस दे दीजिए। नोटिस आप फिजिकली भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली दे सकते हैं, और बहुत बार इमरजेंसी अगर रहा तो याद रखिएगा शॉर्टर नोटिस मतलब 21 दिन से कम का नोटिस देके भी आप जनरल मीटिंग बुला सकते हैं, पर उसके लिए कुछ प्रोविजन है जो मैं बताऊंगा अभी। आइए, एंटाइटलमेंट नोटिस किसको मिलेगा, तो कंपनी के मेंबर्स को मिलेगा। अगर मेंबर मर गया है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। सारे ऑडिटर्स को मिलेगा। सारे ऑडिटर का मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी नोटिस जरूर जाएगा, वो अलग बात है कि वो वोट नहीं कर पाएंगे जब तक उनसे जुड़ा हुआ रेजोल्यूशन ना आए। और डिबेंचर ट्रस्टी को भी दिया जाएगा अगर कंपनी ने डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया हुआ होगा तो। क्या क्या लिखा रहेगा नोटिस में, तो नोटिस में लिखा रहेगा कहां, कब, कितने बजे मीटिंग होने वाला है। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्ट होने वाला है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऑर्डिनरी बिजनेस अलग, जो अड्डा है, ADAA अपॉइंटमेंट, अडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट है ना, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इफ एनी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। 4 हो गया ऑर्डिनरी बिजनेस, बाकी सब स्पेशल बिजनेस है। तो ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस में ग्रुप करके आपको बिजनेस दिखाना है, और अगर स्पेशल बिजनेस है तो वहां एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 102। उसके बाद आपको वहां एक लाइन लिखना पड़ेगा कि सारे के सारे मेंबर के पास एक राइट है कि वो चाहें तो प्रॉक्सी के थ्रू भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं। ये लाइन क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। याद रखिएगा अगर कोई भी जनरल मीटिंग बुला रहा है एट अ शॉर्टर नोटिस, जनरल मीटिंग बुला रहा है एट अ शॉर्टर नोटिस मतलब 21 दिन से कम का नोटिस देके बुलाना चाह रहा है, तो याद रखिएगा अगर वो AGM है तो याद रखना कम से कम 95% ऑफ मेंबर्स का कंसेंट आना चाहिए। लेकिन अगर वो EGM कॉल्ड एट शॉर्टर नोटिस है तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी नंबर प्लस एटलीस्ट 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जिनके पास हो, इन दोनों याद रखना दोनों के बीच में प्लस है, इन दोनों का जोड़ के मेजॉरिटी नंबर भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। मतलब नंबर वाइज मेजॉरिटी और कैपिटल वाइज 95% होल्डिंग, तब जाके माना जाएगा कि कंसेंट मिला। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो सीधा 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ऐसी कंपनी में वोटिंग पावर किससे आएगा, गारंटीड अमाउंट से। तो याद रखिएगा आप चाहें तो जनरल मीटिंग एट शॉर्टर नोटिस बुला सकते हैं। उस केस में कम से कम इतने लोगों का, AGM है तो इतने लोगों का, EGM है तो इतने लोगों का कंसेंट चाहिए, तभी जाके वो मीटिंग कॉल्ड एट शॉर्टर नोटिस वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। कोरम, याद रखिएगा जनरल मीटिंग का कोरम के लिए सबसे पहले आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक कीजिए। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लार्जर नंबर बता रहा है तो फिर लार्जर नंबर होगा। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, याद रखिएगा PP होता है, पर्सनली प्रेजेंट को ही कोरम में काउंट किया जाता है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो डिपेंड करेगा, अगर आपके मेंबर 1000 तक हैं तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 1000 से ज्यादा लेकिन 5000 तक है तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, और 5000 से ज्यादा मेंबर हैं तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। याद रखना कम से कम ये मिनिमम कोरम है। बाकी आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहे तो इस लिमिट से ज्यादा भी लिख सकता है। क्लियर है। अगर कभी भी कोरम नहीं रहा तो क्या होगा, कोरम अगर नहीं रहा तो अगर वो मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट था तब तो मीटिंग सीधा डिसॉल्व हो जाएगा, कोई पोस्टपोन्ड नहीं होगा, कोई एडजर्न नहीं होगा। लेकिन अदर केस है तो वो मीटिंग अर्जेंट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में सेम डे सेम टाइम या सेम डे सेम टाइम पर वेन्यू नहीं है तो और एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में स्पेसिफाई द अदर डेट। क्लियर है। अर्जेंट मीटिंग के अंदर कोरम क्या होगा, अगर वो कोरम पिछले मीटिंग में कोरम नहीं था इस वजह से अर्जेंट हुआ है तो याद रखना फिर हम वो जो कोरम लिखा गया आर्टिकल में या एक्ट में उसकी जिद पर नहीं रहेंगे, जितने लोग आ जाएंगे उसी को कोरम समझ लेंगे, बशर्ते कम से कम 2 तो हो। लेकिन किसी और वजह से अगर मीटिंग अर्जेंट हुआ था तो सेम कोरम जो कि ओरिजिनल मीटिंग पर अप्लाई था वो सेम कोरम यहां पे भी चेक किया जाएगा। याद रखिएगा लोग प्रॉक्सी के थ्रू भी वोट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए कंपनी के पास मीटिंग से 48 घंटे पहले। लेकिन अगर कभी भी कंपनी चाहे एंट्रेंचमेंट करना मतलब ज्यादा राइट देना तो इस 48 घंटे को हटा के कंपनी 24 घंटे तक पहुंचा सकती है। 24 घंटे पहले तक कंपनी अगर चाहे तो प्रॉक्सी फॉर्म रिसीव कर सकती है। याद रखिएगा वोटिंग करने के 3 तरीके हैं। एक शो ऑफ हैंड्स, याद रखिएगा सबसे पहले यही यूज होता है और ये नंबर ऑफ शेयर से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे 1 शेयर होल्डर 1 वोट होता है, चाहे आपने कितना भी शेयर लिया हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका
एक 1 पर्सन 1 वोट होगा, सीधी सी बात, एक ही बार हाथ उठाएगा। पोल है तो पोल में तो आपको मालूम होगा पूरा का पूरा एक बैलेट बॉक्स होता है और उसमें पोलिंग होती है, तो यहाँ पे तो 1 शेयर 1 वोट है, आपके जितने ज्यादा शेयर होंगे उतना ज्यादा वोट आप कर पाएंगे। ई वोटिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली ढंग से वोटिंग होती है, जो आपका रिमोट ई वोटिंग आप वेबसाइट के थ्रू कर देते हैं। तो याद रखिएगा 1 शेयर 1 वोट, यहाँ पे भी जितने ज्यादा शेयर्स हैं उतना ज्यादा वोटिंग राइट आपको मिलेगा। मीटिंग 3 तरीके से स्टॉप की जा सकती है। पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट का मतलब है अभी मीटिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ था और उससे पहले ही पोस्टपोन्ड हो गया, ये टेम्पररी होता है, बाद में मीटिंग होगा। एडजर्नमेंट, मीटिंग स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद अगर लगता है मीटिंग में कोई परेशानी है, जैसे कोरम नहीं है या मीटिंग डिसऑर्डर हो रहा है किसी वजह से, तो उसको एडजर्न किया जा सकता है, ये भी टेम्पररी है। एडजर्न मीटिंग है, इसका मतलब एक और मीटिंग अभी होना बाकी है। डिसोल्यूशन या कैंसिलेशन, ये तो एक ही केस में होता है, ईजीएम कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट, मालूम चला मीटिंग स्टार्ट किया, कोरम काउंट किया, कोरम नहीं है, रिक्विजिशनिस्ट नहीं बुलाया और वो खुद ही नहीं आए, तो याद रखना इस केस में अब सीधा वो मीटिंग डिसॉल्व भी होगा और ये परमानेंट है, अब वो मीटिंग होगी ही नहीं। मीटिंग कब कब एडजर्न की जा सकती है? पहला, मालूम चला कभी भी मीटिंग चल रही है, बीच में एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, मेंबर ने कहा कि अभी मीटिंग को कंटिन्यू करना ठीक नहीं है, या बाय एक्ट ऑफ द चेयरमैन अगर लग रहा है कि मीटिंग के अंदर डिसऑर्डर हो गया, मारपीट हो रहा है, हल्ला गुल्ला बहुत ज्यादा हो रहा है, तो चेयरमैन चाहे तो मीटिंग को एडजर्न कर सकता है। या मालूम चला हमने मीटिंग बुलाया, हाफ एन आवर तक इंतजार किया लेकिन कोरम नहीं आया, तो भी नेक्स्ट वीक के लिए अपने आप ही मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न हो जाएगी। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, याद रखना पोस्टल बैलेट के प्रोविजन है ना, जो वोटिंग थ्रू पोस्ट करते हैं वो ओपीसी पे अप्लाई नहीं होते और कोई ऐसी कंपनी पे अप्लाई नहीं होते जहां पे मेंबर 200 तक हैं, 100 तो प्राइवेट कंपनी पे भी अप्लाई नहीं होंगे, और पब्लिक में भी वो पब्लिक कंपनी जिसके मेंबर 200 तक ही हैं उन पर भी अप्लाई नहीं होंगे। हाँ, लेकिन बाकी अदर कंपनी जहां पे सीधा बोलिए मेंबर 200 से ज्यादा हैं, और याद रखना अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है कि ये बिजनेस तो पोस्टल बैलेट के थ्रू ही होना चाहिए, तो वहां शैल है, वो रेजोल्यूशन तो पोस्टल बैलेट से ही पास होना चाहिए। अच्छा, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड बिजनेस है तो आप चाहें तो कोई भी बिजनेस आप पोस्टल बैलेट के थ्रू पास कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट से जो रेजोल्यूशन पास होता है उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, ज्यादा लोग वोट करते हैं। लेकिन याद रखिए कुछ रेजोल्यूशंस ऐसे हैं जो पोस्टल बैलेट से एकदम पास नहीं हो सकते। एक तो ऑर्डिनरी बिजनेस, अड्डा, एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद कोई भी ऐसा बिजनेस जहां ऑडिटर या डायरेक्टर को अपने सफाई में कुछ बोलना है तो सुनने के लिए वहां फेस टू फेस मीटिंग होनी चाहिए। तो याद रखिएगा ये 2 तरीके के रेजोल्यूशंस ऐसे हैं जो आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं हो सकते, ये तो एट द मीटिंग ही होना चाहिए। अब आइए मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी, याद रखिएगा कंपनीज एक्ट शेयर होल्डर डेमोक्रेसी से चलता है और डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का ही पावर होता है। तो याद रखिएगा कंपनीज एक्ट के अंदर मेजॉरिटी हैज द पावर जनरली, है ना। और वहां पे एक केस हुआ था फॉस वर्सेस हर्बोटल, जिसमें कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बताया था और उसने बताया था कि नहीं भाई, अगर मेजॉरिटी ने कोई डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन चलेगा, माइनॉरिटी उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन माइनॉरिटी के पास भी कुछ राइट्स हैं, अगर एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं तो उस केस में कुछ केसेस हैं और कुछ सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट हैं जहां माइनॉरिटी के पावर्स भी दिखाए गए हैं। जैसे माइनॉरिटी के पावर्स वाले कौन सेक्शन है, याद रखना 50% से कम रेजोल्यूशन पे भी काम हो जा रहा है तो समझना वो माइनॉरिटी वाले पावर है। कंपनी सेक्रेटरी चैप्टर से देखिए तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट चैप्टर नंबर 5 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के अंदर दिया गया है। इसके अंदर 2 शेड्यूल हैं, शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल फर्स्ट के सब मिला के 4 पार्ट है। पार्ट फर्स्ट में इंस्टांसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है फॉर पीसीएस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। पार्ट सेकंड के अंदर इंस्टांसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है फॉर कंपनी सेक्रेटरी एंड एम्प्लॉयमेंट। पार्ट थर्ड के अंदर इंस्टांसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर बोथ प्रैक्टिसिंग सीएस और द सीएस इन एम्प्लॉयमेंट। पार्ट 4 के अंदर इंस्टांसेस ऑफ अदर मिसकंडक्ट फॉर बोथ द सीएस और द पीसीएस। याद रखिएगा, और शेड्यूल फर्स्ट के किसी भी केस में फंसे आप तो आपका केस रेफर किया जाएगा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को। शेड्यूल सेकंड के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट 1 में इंस्टांसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर पीसीएस, पार्ट सेकंड में इंस्टांसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर बोथ पीसीएस और द सीएस इन एम्प्लॉयमेंट। पार्ट थर्ड के अंदर इंस्टांसेस ऑफ अदर मिसकंडक्ट फॉर सीएस और पीसीएस है। ये थोड़ा सा भारी शेड्यूल है, इसके अंदर अगर आप केस फंसे तो आपका केस सीधा रेफर कर दिया जाएगा डिसिप्लिनरी कमिटी को। ठीक है जी, चलिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या होता है भाई, तो याद रखिएगा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड है दैट इज पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस जो आईसीएसआई इशू करता है।
जब आईसीएसआई इशू करेगा तो वो रिकमेंडेटरी होगा कंपनीज के लिए, कंप्लायंस के लिए। लेकिन अगर आईसीएसआई ने इशू किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया तो फिर वो कंपनीज के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। आपको मालूम है अभी 2 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड मैंडेटरी हैं, SS1 और SS2। याद रखिएगा हर कंपनी को SS1 बोर्ड मीटिंग के ऊपर है और SS2 जनरल मीटिंग के ऊपर है। तो SS1 और SS2 का कंप्लायंस करना मैंडेटरी है हर कंपनी को, है ना। ऐसे अभी तक आईसीएसआई ने सब मिला के 10 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड इशू किए हैं, 10 में से 2 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड मैंडेटरी है, SS1 एंड SS2। आइए सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कैसे इशू होता है इसको अच्छे से याद कर लीजिए। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स आर इशूड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर आफ्टर एक्सपेंसिव डेलिब्रेशन, एनालिसिस एंड रिसर्च and after taking views of the corporate regulators and the public at large, taking into consideration the applicable laws, the business environment and the best secretarial practices prevalent, है ना। तो याद रखिएगा सेक्रेटरी स्टैंडर्ड इशू होता है ABC के तरह, taking into consideration the 1 2 3। ठीक है जी। चलिए अगला, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों है? याद रखिएगा बहुत बार लॉ में गैप रह जाता है, तो टू फिल द गैप इन लॉ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। और बहुत बार जब गैप रह जाता है तो अलग अलग कंपनी अलग अलग ढंग से सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस करने लगती हैं, तो डाइवर्स सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट, हार्मोनाइज और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए भी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड की जरूरत होती है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग अगर आ गई तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्री ड्राफ्टिंग, आपको दिमाग में सबसे पहले सोच लेना है कि इस ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन पे, रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन पे कौन सा सेक्शन रूल एंड रेगुलेशन लग रहा है और अप्रूवल किससे लेना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेना है, शेयर होल्डर से लेना है। एक्सटर्नल अप्रूवल किससे होना है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, RDROC से, NCLT से। तो ये तो आपको दिमाग में रखना है। जब ड्राफ्टिंग स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग करना है आपको रिजॉल्व दैट से, रिजॉल्व दैट। उसके बाद आप बोलेंगे परसुएंट टू जो भी सेक्शन रूल रेगुलेशन है एंड सब्जेक्ट टू कोई अगर अप्रूवल है तो। अगर आपका काम तुरंत हो जाना है तो वहां पर वर्ड चलता है बी एंड इज हियरबाय, लेकिन अगर मालूम चलो कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग है तो वर्ड कौन चलता है? बी। उसके बाद आपको अपना मेन पर्पस सॉल्व कर लेना है। उसके बाद एडिशनल पैराग्राफ रिजॉल्व फर्दर दैट से शुरू करना है। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ रिजॉल्व ऑल्सो दैट से शुरू करना है। इसके अंदर एडिशनल मैटर आ जाएगा रिजॉल्व फर्दर दैट में। रिजॉल्व ऑल्सो दैट में आप डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर सकते हैं टू डू ऑल द इंसिडेंटल और एंसिलरी वर्क। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए चेंज ऑफ नेम के ऊपर आ गया आपका रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग, ठीक है ना, चेंज ऑफ नेम। तो चेंज ऑफ नेम आपका सबसे पहले तो मैंने बताया कि चेंज ऑफ नेम के अगर ऊपर आता है तो आपको तुरंत बगल में लिख लेना है सेक्शन नंबर 13, ये रफ में लिख लेना है। और यहां पे लिखा हुआ है क्या पास होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। ये है ना SR प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। तो अब जरा ध्यान सुनिएगा, SR लिखने का मतलब ही है कि जनरल मीटिंग है, तो आपको एक बॉक्स हमेशा बनाना है। सबसे पहले बॉक्स बनाना है जिसमें आएगा सबसे पहले काइंड ऑफ मीटिंग। तो बताओ चेंज ऑफ नेम के लिए काइंड ऑफ मीटिंग क्या है? तो जनरल मीटिंग। याद रखना ये 1 मार्क्स का बॉक्स होता है, अगर ये बॉक्स नहीं बनाएंगे तो 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। उसके बाद काइंड ऑफ रेजोल्यूशन, काइंड ऑफ रेजोल्यूशन। तो काइंड ऑफ रेजोल्यूशन में क्या लिखेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो याद रखिएगा सबसे पहले ये बॉक्स बनता है, ठीक है। उसके बाद यहां शुरू होगा रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व्ड दैट, ये कैपिटल लेटर में हमेशा, ठीक है, रिजॉल्व दैट। अब रिजॉल्व दैट के बाद रिजॉल्व दैट परसुएंट टू सेक्शन नंबर 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस इफ एनी। ये हो गया। द नेम ऑफ द कंपनी बी चेंज, बी एंड इज हियरबाय नहीं, बी का मतलब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल बाकी है। तो रिजॉल्व दैट परसेंट टू सेक्शन नंबर 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 and other applicable provisions if any, the name of the company be changed from Ram Limited to Shyam Limited, Ram Limited to Shyam Limited, full stop। ये हो गया पहला पैराग्राफ। फिर सेकेंड पैराग्राफ, या फर्स्ट पैराग्राफ में ये भी जोड़ सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। रिजॉल्व दैट परसुएंट टू सेक्शन नंबर 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 and other applicable provisions if any, the name of the company be changed from Ram Limited to Shyam Limited, है ना, subject to the approval of central government in this behalf, full stop। उसके बाद आपको याद हो पैराग्राफ चेंज करेंगे तो रिजॉल्व फर्दर दैट द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी बी एंड इज हियर बाय
authorized to make application to the central government for obtaining approval for change of name from Ram Limited to Shyam Limited. ये हो गया फुल स्टॉप. उसके बाद एक और जो है, resolve also that the company secretary of the company or the MD, जो भी लिखना चाहें आप, be and is hereby authorized to do all such incidental or ancillary work which is necessary to give effect to the above resolution. आप इतना लिखने के बाद अगर ये स्पेशल बिजनेस है तो आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का एक छोटा सा बॉक्स बना दीजिएगा. अब यहां पर आपको मालूम ही है, सबसे पहले लिखा जाता है बैकग्राउंड कि भाई नाम क्यों चेंज कर रहे हैं, नाम चेंज करने का बोर्ड मीटिंग किस दिन हुआ, और क्या कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है क्या. ये छोटी छोटी बातें, 2-3 बातें लिखे एक बॉक्स बना दीजिएगा. तो सब मिला के 3 बॉक्सेस बनेंगे. एक बॉक्स तो बनेगा टाइप ऑफ मीटिंग, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन वाला. बीच में आपका आएगा 3 पैराग्राफ में आप हमेशा लिखिएगा रेजोल्यूशन, और एक लास्ट में आप थोड़ा सा डाल दीजिएगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अगर स्पेशल बिजनेस है तो. इसमें जो बॉक्स बनेगा वो पहला वाला बॉक्स बनेगा, ये दूसरा वाला, तीसरा वाला बॉक्स बनेगा. ये बीच का जो रेजोल्यूशन लिखेंगे उसको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है. एक पेज का आपका आंसर हो जाएगा. 5 मार्क्स है तो 5 मार्क्स मिलेगा आपको पक्का. इस बात का ध्यान रखिएगा. और सुन लीजिए, आपके सब्जेक्ट का नाम है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस. तो याद रखिएगा मेरे जो 2 चैप्टर है, ड्राफ्टिंग वाला, मिनट्स की ड्राफ्टिंग, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग की ड्राफ्टिंग, है ना, आप एजेंडा की ड्राफ्टिंग, रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग मैंने अभी बता ही दिया. तो याद रखिएगा वो ड्राफ्टिंग वाला पार्ट जरूर कर लीजिएगा. कोई ना कोई एक ड्राफ्ट तो आ ही जाएगा. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बाकी एक चीज मैं फिर से बता देता हूं, याद रखिएगा बहुत बार वो प्रोसीजर पूछते हैं. याद रखिएगा क्या पूछते हैं वो? प्रोसीजर. तो जैसे मान लो चेंज ऑफ नेम है तो चेंज ऑफ नेम का ही प्रोसीजर पूछेंगे. प्रोसीजर भी पूछेंगे तो पहला 2 लाइन में आपको लॉ लिखना है. जैसे प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम है तो आप लिखेंगे नेम चेंज के लिए सेक्शन नंबर 13 लगता है जो बोलता है SR प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत है. सबसे पहले लॉ लिखना है, उसके बाद आपको प्रोसीजर लिखना है. याद रखना सबका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, समझ लो. सबसे पहले कुछ भी होगा तो बोर्ड मीटिंग होगा, ठीक है ना जी. बोर्ड मीटिंग होगा तो बोर्ड मीटिंग सीधा तो नहीं हो जाएगा. बोर्ड मीटिंग से पहले आप नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग इशू करेंगे, फिर बोर्ड मीटिंग करेंगे. बोर्ड मीटिंग के अंदर सबसे पहले तो मैटर जो है वो कंसीडर होगा, फिर मैटर के ऊपर रेजोल्यूशन पास होगा, फिर आपको डिसाइड करेंगे. क्योंकि यहां पे SR पास होना है तो जनरल मीटिंग के डेट एंड टाइम के बारे में डिसाइड करेंगे. उसके बाद नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग को क्या करेंगे? अप्रूव करेंगे. उसके बाद ऑथराइज करेंगे कंपनी सेक्रेटरी को टू इशू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, इशू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, ठीक है. उसके बाद आपका जनरल मीटिंग होगा. फिर वही बात, जनरल मीटिंग होने से पहले नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इशू होगा, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इशू होगा. जनरल मीटिंग के अंदर आपको क्या करना है? पहले मैटर कंसीडर करना है, उसके बाद आपको यहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेना है. उसके बाद तीसरे स्टेज पर आपका होगा अप्रूवल्स के लिए. क्या होगा? अप्रूवल्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लगाएंगे, एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा. और उसके बाद लास्ट में सारी फाइलिंग्स आती हैं. सारी फाइलिंग्स का मतलब चूंकि SR पास हुआ है तो MGT 14 फाइल होगा. चेंज ऑफ नेम हुआ है तो उससे जुड़ा हुआ जो फॉर्म है वो फाइल होगा. और कंपनी को फिर इंसिडेंटल और एंसिलरी थिंग, जैसे कंपनी को एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, कंपनी को बोर्ड वोर्ड अपने लेटर हेड सब जगह से पुराने नाम को काट के नया नाम. हाँ, लेकिन जब भी नया नाम लिखेगी तो कंपनी को पुराना नाम भी आपको 2 साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा. तो ये सारी चीजें होती हैं. तो मैं फिर से बोल देता हूं, तुम लोग घबराना नहीं. सबसे पहले प्रोसीजर जब भी आए तो लॉ लिखना है, लॉ के बाद प्रोसीजर चालू करना है. प्रोसीजर में बोर्ड मीटिंग होगा, जनरल मीटिंग होगा, अप्रूवल्स की जरूरत होगी, और लास्ट में सारी फाइलिंग्स होगी, और फिर इंसिडेंटल और एंसिलरी थिंग्स होंगी. इसी को लगातार ले दोगे तो 10-12 स्टेप का आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर बन जाएगा. तुमको घबराने की जरूरत नहीं है. बाकी याद रखिएगा सेक्शन 135 CSR. CSR के प्रोविजन कौन कौन से कंपनी पे लगते हैं? कोई भी ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, कोई भी कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा है, किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है, तो याद रखिएगा ऐसी सारी कंपनीज को, इन तीनों में से किसी भी क्राइटेरिया में आप फुलफिल कर गए तो ऐसी कंपनीज को CSR के प्रोविजंस मानने पड़ेंगे. आपको मालूम है पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% कम से कम उनको CSR के ऊपर एक्सपेंड करना है ना, CSR के ऊपर खर्च करना है. ठीक है जी. फिर से मैं बोल दे रहा हूं, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, कोई भी कंपनी हो, लिस्टेड अनलिस्टेड, होल्डिंग, सब्सिडरी, फॉरेन कंपनी, जो भी है,
अगर उसका नेटवर्थ 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा है, नेट प्रॉफिट अगर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको CSR कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा।